एक ऐसी दुनिया जहाँ चार महान एम्परर्स राज करते थे और हर एक अपने एम्पायर को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था। हर 3 साल बाद सभी किंगडम से कुछ चुनिंदा फाइटर्स को एक खतरनाक जगह भेजा जाता था जिसे पाथ ऑफ स्पिरिट कहा जाता था। ये जगह डरावने मॉन्स्टर्स और डेडली बैटल से भरी होती है और जो भी वहाँ से जिंदा बचकर आखिर तक पहुँचता उसे अपने किंगडम का हीरो माना जाता है। मू चैन जो साउथर्न लैंड के रूलर मुफैंग का बेटा होता है, जब उसे हजारों फाइटर्स में से चुना जाता है तो वो खुद से सवाल करता है कि आखिर उसे क्यों चुना गया। ना तो कोई जीनियस है और ना ही कोई खास पावरफुल फाइटर। तभी अचानक एक लड़की उस पर पीछे से अटैक करती है और मूचैन अपनी स्वाट से उसे रोक लेता है। इस लड़की का नाम होता है लुओली, एक प्रिंसेस। मूचैन उससे पूछता है कि वो पिछले 3 महीनों से उसका पीछा कर रही है, वो उससे क्या चाहती है। ली बिना कुछ सुने लगातार अटैक करती रहती है, लेकिन मूचैन उसके सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। एक पल के लिए जब उनकी नजरें मिलती हैं तो मूचैन उसकी खूबसूरती में खो जाता है। ली तुरंत उस पर स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है। जब मूचैन पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहती है तो ली बताती कि उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसे लगता है कि मूचैन काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ लड़कर वो खुद भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, जिसपे वो सीधा सहमत हो जाता है। लेकिन उसी वक्त अचानक बहुत सारे फाइटर्स उन्हें घेर लेते हैं। हालात को देखते हुए दोनों तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि वो गिर चुके हैं। मूचैन एक के बाद एक फाइटर्स को मारते चले जाता है। ली भी उसका साथ देती है और एक अटैकर को रोककर उसकी मदद करती है, लेकिन फिर एक एनिमी उन पर स्पेशल नेट फेंकता है जिससे वो ली को बचा लेता है, पर खुद फंस जाता है। नेट इलेक्ट्रिक होता है और मूचैन को हिलने तक नहीं देता। इस बीच ली उसे अटैकर से बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। मूचैन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी दौरान एक जहरीली पिन ली को लग जाती है और वो कमजोर हो जाती है। दुश्मन दोनों को पूरी तरह घेर कर मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं कि उन्हें रूलर जी शुआन ने ऑर्डर दिया है कि वो पाथ ऑफ स्पिरिट को कंट्रोल करे और सबसे डेंजरस फाइटर मूचैन को जान से खत्म करे। मूचैन दर्द में होता और नेट के शौक से हिल भी नहीं पा रहा होता। तब वो उनसे डील करने की कोशिश करता और कहता है कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें दे देगा, बस वो लोग ली को छोड़ दें। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है तभी अचानक मूचैन के अंदर से एक भयानक एनर्जी जाग उठती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगता है जो पूरी जगह को हिला देता है। जमीन कांपने लगती है और उसकी पावर एक ब्लास्ट की तरह चारों तरफ फैल जाती है। एक ही पल में वो सभी अटैकर्स को खत्म कर देता है और पूरा एरिया तबाह हो जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो मूचैन खुद हैरान होता है और समझ नहीं पाता कि उसने क्या कर दिया। ली उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन मूचैन उसे पास आने से रोक देता है क्योंकि वो खुद भी उस भयानक पावर से डरा हुआ होता है। मूचैन ने महसूस किया कि एक अजीब और खतरनाक एनर्जी उसके अंदर थी और अभी के लिए वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर भी उसने कहा कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिंदा है और उन्होंने इतने फाइटर्स को मार दिया कि सिस्टम जरूर रिएक्ट करेगा। ली ने उसे बताया कि उसने अपनी बॉडी के पॉइजन को कुछ समय के लिए दबा दिया है, इसीलिए अभी वो ठीक है। मूचैन ने उसे सावधान किया कि जी शुआन अभी जिंदा है और उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी बीच एक मॉनिटरिंग स्टोन उनके पास एक्टिवेट होता है जिसमें सिस्टम मूचैन को बताता है कि उसने पाथ ऑफ स्पिरिट में एक बड़ी तबाही करी है। 63 फाइटर्स को मार दिया और सिस्टम बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, इसीलिए उसे सजा दी जाएगी और तुरंत उसे वहाँ से हटाकर उसकी ओरिजिनल लैंड पर वापस भेजा जाएगा। मूचैन इस फैसले को मान लेता है और जाने से पहले ली को अलविदा कहता है। ली उसे कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और दोनों फाइनल अरेना में दोबारा मिलेंगे। इसके बाद मूचैन अपने लैंड मूकलैंड की टेरिटरी में वापस लौट आता है। वापस आते ही वो सीधा अपनी ट्रेनिंग पर लगकर उस पावर को दोबारा से निकालने की कोशिश करता है। शुरू में वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे अपने आप पर दबाव डालकर वो उस पावर को कंट्रोल करने लगता है। वो खुद से वादा करता है कि ली से किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब रोशनी से चमक रहे बॉक्स पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर एक मैजिकल स्क्रोल मिलता है। उसे याद आता है कि वही फॉरबिडन मैजिक आर्ट है जो उसकी माँ ने अपनी मौत से पहले उसके लिए छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ रूलर मोफैंग के पैलेस में आर्मी कमांडर फैंग चू आकर जानकारी देते हैं कि नॉर्थर्न लैंड के रूलर लियो जिंगशन की डेथ हो चुकी है और अब उसका बेटा लियो किंगटियान ऑफिशियली नया रूलर बन गया है। तभी लाइट कमांडर समन होकर बताता है कि उन्हें एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का सिग्नल मिला है जो लेजेंडरी बर्ड जियो को रिलीज कर सकती है और ये सब नॉर्थर्न बॉर्डर्स के पास हुआ है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बर्ड बहुत ही डेंजरस माना जाता है। मो फैंग तुरंत ऑर्डर देता है कि उसकी लोकेशन का पता लगाया जाए। फैंग चू वार्न करता है कि अगर नॉर्थर्न रूलर लियो उस बर्ड को कंट्रोल कर लेता है तो दुनिया में एक बड़ी वॉर शुरू हो सकती है। मो फैंग भी सहमत करता है और कहता है कि अगर लियो इतनी पावर हासिल कर लेता है तो वो बाकी किंगडम्स पर अटैक करेगा और सब खतरे में आ जाएंगे। बाद में फैंग चू मोफैंग से पूछता है कि क्या वो अभी भी प्रिंस मूचैन के लिए परेशान है। मूफैंग एक्सेप्ट करता है कि जब से उसे पाथ ऑफ स्पिरिट से निकाला गया है तब से मूचैन ने खुद को ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद करके रखा है। फैंग चू कहता है कि शायद से वो किसी पावरफुल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हो, लेकिन मूफैंग चिंता दिखाता है और कहता है कि उसे डरे कहीं मूचैन किसी फॉरबिडन आर्ट पर प्रैक्टिस ना कर रहा हो। फैंग चू उसे शांत करता और कहता है कि प्रिंस इतने कमजोर नहीं कि हार मान ले। वो याद दिलाता है कि पाथ ऑफ स्पिरिट ही फाइनल अरेना तक पहुंचने का इकलौता रास्ता नहीं है, क्योंकि अगले दिन बेलिंग एकेडमी में एक एसेंशियल मैच होने वाला है जहाँ से भी फाइनल अरेना के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। इसी दौरान
दौरान नॉर्थन लैंड में नया रूलर लियो अपने पैलेस के सीक्रेट चैम्बर में जाता है। वहाँ वो एक पुराने मिस्टीरियस ब्रेसलेट के सामने खड़ा होता है और सोचता है कि उसके पिता ने इसमें क्या राज छुपा कर रखा था। जैसे ही वो उस ब्रेसलेट को एक्टिवेट करता है, एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और उसके सामने कुछ विजन्स आने लगते हैं। उन विजन्स में वो देखता है कि उसके पिता और उनकी आर्मी लैंड ऑफ डार्कनेस में मौजूद थे। तभी अचानक दो बड़े टावर्स के बीच से एक डेंजरस सा दिखने वाला बर्ड निकलता है। लियो तुरंत पहचान लेता है कि वो लेजेंडरी बीस्ट जीयू है। विजन खत्म होते ही वो शॉक में आ जाता है और कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना डेंजरस क्रिएचर वहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर वो अपने पिता से किया हुआ वादा याद करके कहता है कि वो जीयू को कंट्रोल करेगा, उसकी पावर हासिल करेगा और बाकी किंगडम्स पर कब्जा करके उनका सपना पूरा करेगा। इसके बाद लियो अपने बेटे यांग और आर्मी कमांडर के पास जाता है। यांग थोड़ा चिंता में होता है और कहता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद किंगडम अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन लियो उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो और उसका बड़ा भाई मोबाई जिंदा है, कोई भी उन पर अटैक नहीं कर सकता। फिर वो यांग का फोकस आने वाली एसेंशन मैच पर बदलता है और पूछता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यांग विश्वास के साथ कहता है कि सब काबू में है। लियो उसे साफ ऑर्डर देता है कि उसे फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है ताकि सब उनकी ताकत देख सके। फिर वो उसे एक डेंजरस मैजिकल ऑर्ब देता है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है और कहता है कि जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करें। यांग पहले हिचकिचाता है पर लियो उसे बताता है कि मू चैन भी इस कंपटीशन में आ सकता है क्योंकि उसे पाथ ऑफ स्पिरिट से निकाला गया है। यांग थोड़ा हल्के में लेते हुए कहता है कि मू चैन कोई खास फाइटर नहीं है, लेकिन लियो उसे सावधान करता है कि मू चैन को नजरअंदाज ना करे क्योंकि वो सबसे छोटी उम्र में पाथ ऑफ स्पिरिट के लिए चुना गया था, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अगला दिन आता और असेंशन मैच शुरू होता है। अरेना में बैटल्स चल रही होती हैं। अकेडमी का डायरेक्टर टीचर से पूछता है कि कौन कौन अभी तक हारा नहीं है। उसे बताया जाता है कि मू क्लैन के आर्मी कमांडर का बेटा टैन और नॉर्थर्न रूलर लियो का बेटा यांग अभी तक नहीं हारे हैं। फिर डायरेक्टर पूछता है कि क्या मू चैन अभी तक नहीं आया। एक टीचर कहता है कि शायद पाथ ऑफ स्पिरिट से निकाले जाने के बाद वो टूट चुका होगा और वो इसीलिए नहीं आएगा, लेकिन दूसरे को यकीन होता है कि अगर वो फाइनल अरेना तक पहुंचना चाहता है तो वो जरूर आएगा। इसी दौरान वीआईपी सेक्शन में लियो, साउथर्न रूलर मूफैंग और कमांडर चू साथ बैठे होते हैं। लियो हल्का सा मजाक उड़ाते हुए मूफैंग से पूछता है कि उसका जीनियस बेटा क्यों नहीं आया। फैंग जवाब देता है कि अगर मू चैन आना चाहेगा तो यकीनन आएगा। लियो हंसकर कहता है कि शायद अभी वो उदास या नाराज होगा। ये सुनकर चू गुस्से में आ जाता है और उसे वार्न करता है कि वो समझ कर बात करे। लियो कहता है कि क्या वो रूलर से भी ऐसे ही बात करेगा, लेकिन फैंग बीच में आकर चू को शांत करता है और कहता है कि चैंग के पिता भी हाल ही में मरे हैं, इसीलिए उसे माफ कर देना चाहिए। ये बात सुनकर लियो अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी वक्त अरेना में यांग और टैन के बीच एक इंटेंस बैटल चल रही होती है जहां दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं, पर टैन यांग के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। यांग उसे बार बार नीचे दबाने लगता और कहता है कि बेहतर होगा वो हार मान ले। इसी दौरान मोबाई, जो लियो का बड़ा बेटा और नॉर्थर्न लैंड का सबसे पावरफुल स्टूडेंट माना जाता है, वहाँ पहुँचता है। स्टूडेंट्स उसकी ताकत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो ऑलरेडी सुपर लेवल तक पहुँच चुका है। मोबाई अपने फादर के पास जाकर हालात के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि यांग जीत रहा और कोई उसका मुकाबला करने लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टैन फिर से खड़ा हो जाता है, भले ही वो काफी घायल होता है। ऑडियंस में मू चैन की बहन टियान खड़ी होती है, जहाँ एक लड़की होंग उसे टॉन्ट करती कि मू चैन शायद नहीं आएगा। टियान विश्वास के साथ कहती है कि वो जरूर आएगा। तभी यांग अपनी पावर बढ़ा देता है और टैन को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। डायरेक्टर यांग को विनर घोषित करने ही वाला होता है, लेकिन टैन अभी भी हार नहीं मानता। यांग गुस्से में उस पर आखिरी वार करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक पत्थर उसके पीछे लगता है और उसका अटैक रुक जाता है। सबका ध्यान तुरंत उस दिशा में जाता है और वहाँ मू चैन खड़ा होता है। उसकी एंट्री से पूरा अरेना हैरान हो जाता है। यांग तुरंत गुस्से में उसे चैलेंज करता है और डायरेक्टर से डिमांड करता है कि उसका मैच मू चैन के साथ कराया जाए। मू चैन नीचे आता और कहता है कि अगर यांग हार गया तो मू चैन और टैंग को भी फाइनल अरेना में ले जाना होगा। यांग विश्वास के साथ कहता है कि उसे पहले हरा कर तो दिखाए। ऑडियंस में लोग मू चैन का मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर समझते हैं। वीआईपी सेक्शन में लियो यांग से कहता है कि अपने अपोनेंट को कमजोर ना समझे। दूसरी तरफ फैंग मू चैन से नाराज होता है कि वो बिना बताए वहाँ आ गया, लेकिन मू चैन उसकी बात टाल देता है। होंग फिर से उसे बेवकूफ कहती है, जबकि टियान कहती है कि मू चैन आसानी से जीत सकता है। फाइट शुरू होती है और यांग तुरंत एग्रेसिव अटैक्स लॉन्च करता है। मू चैन हर अटैक को डॉज करता रहता है। एक पल के लिए लगता है कि वो अरेना से गिर जाएगा, लेकिन वो बैलेंस बना लेता है। यांग स्पीड बढ़ा देता है और लगभग उसे बाहर कर देता है, जिससे लियो क्लैन के लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हालात बदल जाते हैं। मू चैन अचानक काउंटर करता है और एक पावरफुल किक से यांग को हिट करता है। फिर वो लगातार स्ट्राइक से उसे दबाव में डाल देता है। इसी समय मोबाई समझ जाता है कि मू चैन ने यांग की कमजोरी पकड़ ली है। क्लोज कॉम्बैट। मोबाई अपने आप से कहता है कि अगर यांग ने जल्दी फाइट खत्म नहीं की तो मू चैन उस पर भारी पड़ जाएगा। यांग भी ये समझकर अपनी फुल पावर रिलीज करता है और चैलेंज करता है कि मू चैन उसकी ताकत का सामना करे। तभी मू चैन अपना ऑरा रिलीज करता है और उसके आसपास एक गोल्डन फोर्ट्रेस जैसी एनर्जी बन जाती है। ये इतनी पावरफुल होती कि यांग का अटैक उस पर असर ही नहीं करता। ये देखकर पूरा अरेना थम जाता है। यहाँ तक कि फैंग भी हैरान रह जाता है कि मू चैन इतनी जबरदस्त पावर कैसे
से इस्तेमाल कर रहा है। चैन अपने आप से कहता है कि उसे भी यकीन नहीं था कि उसकी माँ का छोड़ा हुआ ये मैजिकल आर्ट इतना पावरफुल होगा। यांग साफ डर जाता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, वो उससे काफी ऊपर का लेवल क्रॉस कर चुका है। मूजन हल्का सा हंस के कहता है नहीं, अभी भी वो काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी वो आराम से यांग के सारे अटैक्स डॉज करते रहता है और अचानक उसके पीछे आ जाता है। चैन उसे एक जबरदस्त किक मार के उसे हवा में उड़ा देता है, फिर जोर से जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद वो फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ता है। यांग बिल्कुल टूट जाता है और लगभग हार मान लेता है, लेकिन चैन रुक जाता और कहता है रिलैक्स, वो तो बस उसे डरा रहा था। फिर भी उसने यांग को सबके सामने बुरी तरह हरा दिया होता है। टियान तुरंत होंग से कहती है कि उसने कहा था कि मू चैन उसे आसानी से हरा देगा। इसी वक्त गुस्से में आकर यांग वो डेंजरस मैजिकल ऑर्ब निकाल लेता है और चैन पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर चैन तुरंत उस ऑर्ब को रोक लेता है और वापस यांग की तरफ भेजने लगता है। यांग घबरा के कहता है उसे रुक जाना चाहिए क्योंकि ये ब्लास्ट हो गया तो दोनों की जान चली जाएगी। चैन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चैन खुद उस ऑर्ब को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो संतुलन खो देता है और ब्लास्ट होने वाला होता है। तभी मोबाइल बीच में आता और चैन की मदद करता है और दोनों मिलकर उस डेंजरस ऑर्ब को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टर अनाउंस करता है कि चैन और टैन फाइनल अरेना के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। दूसरी तरफ ली जो अपने किंगडम पहुंचती है और वहाँ सिर्फ तबाही और बर्बादी देखती है। डेमन क्लैन ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। जैसे ही वो उनके लीडर को देखती है तुरंत हमला कर देती है और उस लड़की को बचा लेती है। बाकी गार्ड सिटीजन्स को सुरक्षित जगह भेज चुके होते हैं। वहाँ सिर्फ उसके ग्रैंडफादर, 2 गार्ड्स और डेमन आर्मी का कमांडर शुई बचा होता है। शुई अटैक करता है और गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से मार देता है। फिर वो ली से कहता है क्यों ना वो दोनों मिलकर रूल करें, शादी कर ले और दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बन जाए। ली सीधा मना कर देती है। उसका ग्रैंडफादर कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए जब तक वो उन्हें संभालता है, लेकिन ली मना कर देती है और कहती कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो टेलीपोर्टेशन गेट को तोड़ देती ताकि कोई भाग ना सके। फिर वो अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है और डैमस को टॉर्चर करने लगती है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर उसे रोकता और कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और कैलेमिटी बर्ड की पावर एब्जॉर्ब करनी होगी, तभी हमारी फैमिली का भविष्य सही होगा। वो दोबारा गेट ओपन करता और उसे जबरदस्ती भेज देता है। गेट बंद होने ही वाला होता तभी शुई अपनी एक इंसेक्ट भेज देता है जो आखिरी समय में ली के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। ली नॉर्थर्न बॉर्डर पर पहुंचती है और उसे अपने ग्रैंडफादर का मैसेज मिलता है कि वो एक डेंजरस पॉइजन से इन्फेक्टेड है जिसे सिर्फ जियो बर्ड की पावर एब्जॉर्ब करके ही ठीक किया जा सकता है। वो उसकी स्वाड लेकर तुरंत उस मिशन पर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो इंसेक्ट बाहर निकलता और उसमें से शुई का क्लोन जैसा कुछ सामने आता है। एक नई मुसीबत शुरू होने वाली होती है। उधर शुई लियो फैमिली के पैलेस के सीक्रेट चैम्बर में घुस जाता है। वहाँ वो उस पुराने ब्रेसलेट को देखता है और समझ जाता है कि ये डेमन रूलर्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कभी डेमन लैंड से बाहर गए थे। तभी उसे गार्ड्स की आहट सुनाई देती है। वो ब्रेसलेट लेकर वहाँ से निकल जाता है। गार्ड्स और उनका लीडर पहले से ही शुई का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही शुई आता है वो तुरंत गार्ड्स पर अटैक करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसके सामने आ जाता है और दोनों अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हैं और उनकी टक्कर से जमीन तक हिलने लगती है। लेकिन शुई सीधी फाइट जारी नहीं करता, वो अपने इंसेक्ट रिलीज करता और उनका इस्तेमाल करके तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये न्यूज मोबाइल और रूलर लियो तक पहुँचती है। लियो तुरंत ऑर्डर देता है कि उसे पकड़ना ही होगा और वो ब्रेसलेट हर हाल में वापस लाना होगा। फिर वो मोबाइल से चैन के बारे में पूछता है। मोबाइल कहता है कि वो अभी छोटा है, बस मिड लेवल स्टेज पर है, लेकिन लियो सीरियस होकर कहता है कि उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आज खतरा नहीं है तो कल जरूर बनेगा। आज उसने यांग को हरा दिया, कल उससे भी हरा सकता है। वो आगे कहता है कि सबसे पावरफुल का टाइटल सिर्फ एक ही को मिलता है और उनकी फैमिली को ही रूलर्स के थ्रोन पर रहना है। दूसरी तरफ चैन अपनी सिस्टर से बात करता और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो पूछती है क्या काम है। चैन कहता है मैंने सुना है सीक्रेट डेट आर्ट की स्क्रोल टावर में रखी है, वो उसकी मदद करेगी या नहीं उसे लेने में। उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है। वो फॉरबिडन और बहुत डेंजरस टेक्निक है, लेकिन आखिर वो मान जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। टियान गार्ड्स को भटकाती है और चैन तुरंत टावर के अंदर घुस जाता है। अंदर उसकी मुलाकात मोबाइल से होती है। मोबाइल कहता है कि क्या वो यहाँ नई स्किल की प्रैक्टिस करने आया है। वो कहता है ध्यान से चुनना, फाइनल टेस्ट पास ही है और याद रखना उसे उससे लड़ना पड़ेगा। जैसे ही चैन आगे बढ़ता है एक बैरियर उसे रोक देता है जिसमें सिर्फ हाई लेवल स्टेज वाले ही अंदर जा सकते हैं। तब मोबाइल कहता है कि उसे क्या चाहिए वो ले लेगा। तो चैन डेड रिंग स्क्रोल मांगता है। मोबाइल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी अंदर जाकर वो स्क्रोल ले आता है। वो सोचता है इस स्क्रोल का सील तो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, तो चैन इसे क्यों चाहता है। वो स्क्रोल चैन को दे देता है। चैन उस पर लगे सील रिंग को देखकर तुरंत हटा देता है। मोबाइल चिल्लाता है रुको, ये एक फॉरबिडन स्क्रोल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। स्क्रोल से एक टेरिफाइंग पावर निकलती है और चैन को अपने अंदर खींच लेती है। अचानक चैन एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। उसके सामने डेथ रिंग होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है,
लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। उसकी जगह एक गार्डियन अपीयर होता है और पूरा माहौल एक फाइटिंग एरेना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे कि चैन को एक खतरनाक ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। वो बड़ा सा मॉन्स्टर सीधा चैन पर हमला करता है, लेकिन चैन तुरंत जंप करके उसके अटैक को डॉज करता है और काउंटर में उसके फेस पर किक मारता है। मॉन्स्टर गुस्से में और पागल हो जाता है और इतने डेंजरस अटैक करता है कि अगर एक भी लग जाए तो चैन का खेल खत्म हो सकता है। लेकिन चैन लगातार मूव करता रहता है, जंप, डॉज, काउंटर और एक सॉलिड पंच से मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। तभी अचानक मॉन्स्टर की मल्टीपल हेड्स या क्लोन जैसी फॉर्म अपीयर हो जाती है। चैन थोड़ा हैरान होकर बोलता है ये रुकेगा कब, लेकिन सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। एक मॉन्स्टर जोर से उसे ग्राउंड पर हैमर से मार देता है, बाकी भी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन चैन भी कोई आम बंदा नहीं है, वो सही समय पर उनके अटैक्स डॉज करता है और एक एक को हिट करता रहता है। फिर भी उनकी स्पीड और संख्या के सामने वो कमजोर पड़ने लगता है। कुछ मॉन्स्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और एक उस पर फाइनल अटैक करने वाला होता है। उसी पर चैन जोर से चीखता है और उसके अंदर की हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है। चैन का फॉर्म बदलने लगता है और वो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है जो सब मॉन्स्टर्स को उड़ा देती है और पूरा एरिया हिल जाता है। एक सेकंड में वो सबको खत्म कर देता है। लेकिन मामला यहाँ भी फिनिश नहीं होता, मॉन्स्टर्स फिर से वापस आ जाते हैं। चैन हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उसे आसपास कुछ रोशनी दिखाई देती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो सीधा आग के ऊपर जंप कर उसे बुझा देता है और समझ जाता है कि असली बॉडी कौन सी है। चैन सीधा ओरिजिनल पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस बार वो सच में हार जाता है। दूसरी तरफ मोबाइल चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि लगता है चैन अब तक मर गया होगा, लेकिन तभी चैन उसके पीछे आ जाता है। वो उसे शुक्रिया करता है स्क्रोल के लिए, स्क्रोल लेता और वहाँ से चला जाता है। मोबाइल हैरान था, उसे अपने फादर की बात याद आती है कि चैन जल्दी ही खतरा बनेगा। वो सोचता है क्या सच में उसके फादर सही थे। उधर शुई ब्रेसलेट में जो देखता है उसे समझ आ जाता है कि लियो फैमिली जियो बर्ड की पावर चाहते हैं। इतने में गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। वो फाइट करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उस पर स्पीयर से अटैक करता है और शुई के पीछे एक घातक वार लगता है। अगले दिन फाइनल टेस्ट का दिन होता है। टीचर्स सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं और टीम्स बनवाते हैं। कोई भी टैन को अपनी टीम में नहीं लेना चाहता, लेकिन चैन खुद आगे बढ़कर उसे अपनी टीम में ले लेता है। उसकी सिस्टर भी उनके साथ जुड़ती है और एक मोटा सा लड़का भी उनकी टीम में होता है। सब लोग गेट के जरिए टेस्ट एरिया में घुसते हैं। टेस्ट शुरू होते ही सारी टीम्स मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं और रिसोर्सेस और फूड जमा करते हैं कैंपिंग के लिए। उधर मोबाइल और उसकी टीम एक गोरिल्ला टाइप के मॉन्स्टर्स के ग्रुप को देखते हैं जो रिसोर्सेस की रखवाली कर रहे होते हैं। मोबाइल कहता है अभी अटैक मत करो, उनके एरिया में फाइट मुश्किल होगी। तब हॉन्ग कहती है उसके पास एक आइडिया है। वो सीधा गोरिल्लास के सामने जाकर उन्हें उकसाती है और उन्हें अपने पीछे भगा लेती है। टियान उसकी आवाज सुन लेती है और कहती है ये हॉन्ग की आवाज है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागने लगते हैं, लेकिन चैन रुक जाता है, नीचे झुकता है और जमीन को महसूस करता है। वो कोशिश करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन और हालात को समझ सके ताकि बिना सोचे समझे ट्रैप में ना फंस जाए। चैन आसपास के लोगों की मौजूदगी महसूस करता है और उससे मोबाइल की टीम का भी एहसास हो जाता है। उधर टियान और उसकी टीम मॉन्स्टर से घिर जाती है। एक मॉन्स्टर टियान को पकड़ के बुरी तरह पीटने लगता है और बाकी लोग कुछ खास नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है चैन की। वो आते ही सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर देता है। फिर कहता है लगता है हॉन्ग ने हमें फिर से फंसा दिया। इसी वक्त मोबाइल भी वहाँ आ जाता है और मजाक में कहता है वो बस उनका वार्म अप करा देते हैं। दूसरी तरफ ली जंगल में चल रही होती है। तभी अचानक उसके आसपास डेमन रेस के गोस्ट अपीयर हो जाते हैं। एक आवाज आती है जो कि शुई की होती है। वो हंसता हुआ कहता तो वो यहाँ तक पहुँच गई। ली गुस्से में कहती है कि वो बाहर आकर उसका सामना करे, लेकिन शुई कहता है शांत रहो, तुम्हें जियो बर्ड का पता नहीं जानना क्या। ली हैरान थी कि उसे कैसे पता। शुई कहता है कि उसे सब पता है, अगर वो उसकी वाइफ बन जाए तो वो उसे उस लेजेंडरी बर्ड तक ले जाएगा। ली सीधा मना कर देती है और उसकी छुपी जगह ढूंढ लेती है। तुरंत गोस्ट उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली उन्हें कुछ ही देर में खत्म कर देती है। तब शुई सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर वो सहमत नहीं हुई तो उसे जबरदस्ती करनी होगी। वो एक मैजिकल बीस्ट जाइंट स्पाइडर को समन करता है। इसी दौरान लियो फैमिली का आर्मी कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि डेमन क्लैन के स्पाई को पकड़ना ही होगा, किसी भी कीमत पर वो बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी उन्हें जंगल के अंदर से फाइट की आवाज आती है और वो तुरंत उस दिशा में बढ़ते हैं। वापस ली के पास जाइंट स्पाइडर उस पर अटैक करती है, लेकिन वो स्किलफुली डॉज करती रहती है। शुई फिर उससे ब्रेसलेट दिखाता और कहता है अगर जियो बर्ड का लोकेशन चाहिए तो यही क्लू है, बस वो शादी के लिए हाँ बोल दें। ली और गुस्से में आ जाती है और सीधा उस पर हमले के लिए आगे बढ़ती है। इधर चैन और उसकी टीम गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो एक पूरी आर्मी लगने लगते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तब मोबाइल चैन से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, जल्दी कुछ करो और इस बार ड्रामा मत करना। चैन कहता है ठीक है, उसके पास एक आइडिया है, ये डिस्ट्रक्टिव ऑर्ब। यांग तुरंत चिल्लाता है कि वो उसका है, लेकिन मोबाइल कहता है आइडिया
अच्छा है, पर क्या वो भी साथ में उड़ जाएंगे क्या? चैन हंसते हुए सीधा गोरिल्ला आर्मी की तरफ दौड़ता है। वो ऑर्ब एक्टिवेट करता है और उनके बीच में फेंक देता है, फिर तुरंत जंप करके अपनी गोल्डन फोर्ट्रेस पावरफुल डिफेंस का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो पूरी जगह को हिला देता है। पूरी गोरिल्ला आर्मी लगभग एक ही ब्लास्ट में खत्म हो जाती है। चैन ब्लास्ट के बाद भी बिल्कुल सेफ रहता है और सब लोग उसकी पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो बोलता है कि अब इन रिसोर्सेस को बराबर बांट लेते हैं, लेकिन यांग तुरंत गुस्सा हो जाता है। इसीलिए मोबाइल कहता है कि इसका बाद में फैसला करेंगे। उधर ली और शुई की फाइट चल रही होती है। स्पाइडर उस पे जाला फेंकती है, लेकिन ली अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर रिलीज करके उसे एक जबरदस्त हिट मारती है और जमीन पर गिरा देती है। फिर भी शुई किसी तरह बच जाता है। तभी ली सोल्जर्स की मौजूदगी महसूस करती है और जल्दी वहाँ से निकल जाती है। सोल्जर्स आकर शुई को घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लीडर कहता है अगर ब्रेसलेट नहीं दिया तो उसे टॉर्चर किया जाएगा। शुई गुस्से में अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करता है, लेकिन एरोस से घायल हो जाता है। फिर भी वो गुस्से में सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन लास्ट में लीडर उसके पीछे से हमला करके उसे फिर से घायल कर देते हैं और शुई मुश्किल से बचकर छुप जाता है। दूसरी तरफ चैन और उसकी टीम आराम कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, फायर स्पिरिट किंग। मोबाइल सावधान करता है कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन वो मोटा लड़का बेवकूफ की तरह भागता है। टैन उसे बचाता है। मॉन्स्टर सब पर अटैक करता है और चैन और मोबाइल मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मोबाइल कहता है कि पहले बाकी सबको भागना होगा और एक प्लान तैयार करना होगा। चैन सबको भेज देता है और खुद भी रुकता है। मॉन्स्टर उनका पीछा करता है, लेकिन मोबाइल एक बड़ा पत्थर गिराकर उसे धीरा कर देता है। तब चैन डेथ रिंग यूज करके एक पावरफुल हिट मारता है जो मॉन्स्टर को गिरा देता है और मोबाइल उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आकर लेजेंडरी लेवल पर पहुंच जाता है। अब वो सीधा चैन के पीछे पड़ जाता है। मोबाइल उसे छोड़ देता है कि उसने उसे गुस्सा दिलाया था। चैन फुल स्पीड में भागता है और हील के किनारे तक पहुंचता है और एक और डेथ रिंग अटैक करता है। फिर जंप करके बचने की कोशिश करता है। वो मोबाइल का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त मॉन्स्टर उसकी टांग पकड़ लेता है। मोबाइल कुछ पल के लिए रुकता है और फिर हंसकर चैन का हाथ छोड़ देता है और चैन मॉन्स्टर के साथ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मोबाइल खुश होता है कि उसने आज उसे खत्म कर दिया। और इसी समय पर ली उस जगह के पास आ रही होती है जब मोबाइल वहाँ पर खड़ा होता है। मोबाइल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो पहले ही बहुत बुरी तरह से घायल है। फिर वो अपना परिचय देता है कि वो मोबाइल है, नॉर्थ बॉर्डर के लियो क्लैन से। वो तुरंत पूछती है क्या वो मूचान को जानता है। मोबाइल थोड़ा रुक के कहता है कि वो फायर स्पिरिट किंग के साथ यहाँ से गिर गया और अब तक शायद वो मर चुका होगा। ये सुनते ही वो गुस्से में अपनी स्वाड उठा लेती है और कहती है कि मूचान इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो उसे 6 महीने तक स्पिरिट रोड में फॉलो कर चुकी है। उसे उसकी पावर पता है और बिना सोचे समझे सीधा नीचे जंप कर देती है। दूसरी तरफ एकेडमी में टीचर्स को खबर मिलती कि डेमस ने लियो टेरिटरी पर अटैक किया है और स्टूडेंट्स में नुकसान भी हुआ है। सिग्नल भेजा जाता है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि 3 स्टूडेंट्स मर चुके हैं और ये सब शुई ने किया है। टियान बताती कि मोबाइल और चैन लापता हैं और फायर स्पिरिट किंग से लड़ रहे थे। टीचर तुरंत उन्हें ढूंढने निकलता है और थोड़ी देर बाद मोबाइल को ले आता है। वो सबको बताता है कि चैन गिर गया और शायद मर चुका है। सब लोग दुखी हो जाते हैं। कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है और मोबाइल की टीम विनर घोषित होती है। लेकिन जैसे रिवॉर्ड मिलने वाला होता है तभी चैन वहाँ आता है और कहता है कि रैंकिंग दोबारा होगी क्योंकि वो आ गया है। सब हैरान हो जाते हैं जब वो फायर स्पिरिट किंग का कोर निकाल के देता है। मोबाइल सबसे ज्यादा हैरान था, लेकिन नकली स्माइल के साथ स्वागत करता है। चैन बताता है कि वो उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टियान देख के उसकी पीठ पे बहुत गहरा जख्म होता है। टीचर डिक्लेयर करता है कि चैन ही विनर है क्योंकि उसने लेजेंडरी बीस्ट को हराया। इसी बीच नॉर्थ गार्ड सिग्नल भेजने की उन्हें शुई का पता मिल गया है। मोबाइल कमांडर से मिलता है जो बताता है कि शुई बार बार उनसे बच रहा है और एक सिल्वर बाल वाली लड़की भी देखी गई थी जो बुरी तरह घायल थी। चैन तुरंत समझ जाता कि वो ली है और उसका पता पूछता है। फिर बिना समय गवाए वहाँ से निकल पड़ता है। मोबाइल पीछे से प्लान बताता और कमांडर को कहता है कि चैन को गलत जगह भेज दो, जो भी रिजल्ट हो एक एनिमी कम हो जाएगा। सही शिफ्ट होता है जहाँ चैन और उसकी बहन शुई से मिलते हैं। शुई उन्हें देख के कहता है कि वो लोग सही समय पर आए हैं, उसे उनकी पावर एब्सॉर्ब करनी है। टियान गुस्से में पूछती है क्या उसने उनके 3 साथियों को मारा। शुई हंसता और कहता है 3 नहीं बल्कि 5 बॉडीज हैं और वो भी उनमें शामिल होने वाले हैं। अब वो लगभग हील हो चुका और उनकी पावर से पूरा रिकवर हो जाएगा। चैन सीधा पूछता है ली कहाँ है। शुई कहता है उसका उससे क्या रिश्ता है। चैन जवाब नहीं देता जिससे शुई और गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है। चैन भी बिना रुके काउंटर करता है और बार बार पूछता है ली ठीक है या नहीं। आखिर शुई बताता कि वो सीरियस इंजरीज के साथ जिंदा है। चैन शॉक में खड़ा होता है और शुई तुरंत उस पर अटैक कर देता है। चैन ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक जबरदस्त हिट से सीधा पेड़ में जाके टकरा जाता है। शुई उसे नीचे दिखाते हुए कहता उस जैसे कमजोर का प्रिंसेस से क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन चैन उठकर कहता उसे जल्दी ही पता चलेगा। शुई गुस्से में आ जाता और दोनों के बीच एक डेंजरस क्लैश शुरू हो जाता है। चैन अपना डेथ रिंग निकालता और दोनों की पावर्स टकराने से पूरी जगह हिल जाती है। दोनों घायल होते हैं पर चैन ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो हैरान होता है कि शुई की पावर डेथ रिंग के बराबर तक पहुंच रही है। तभी ली वहाँ पहुंचती है और शुई को देखकर हैरान हो जाती है। फिर चैन को देखती है और समझ जाती कि ये काम सिर्फ वही कर सकता था। लेकिन शुई दोबारा खड़ा हो जाता और चैन की तरफ बढ़ता है
टियान उसे रोकने के लिए अटैक करती है, पर शुई उसे पकड़ लेता है और चैन के सामने उसे नुकसान पहुंचाता है। कहने लगता है कि उसने उसकी चीज छीनी है, इसीलिए वो उसकी बहन छीन लेगा। टियान रोती और इसी पर चैन के अंदर का गुस्सा बाहर निकलने लगता है। उसकी पावर इस बार बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और एक पावरफुल ऑरा जाग जाता है जो जमीन तक हिला देता है। शुई डर के पीछे हट जाता है और कहता है कि ये ऑरा उसे पहचान में आ रहा है, पर ये वो नहीं हो सकता। वो टियान को छोड़ देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। चैन एक मॉन्स्टर्स पावर रिलीज करता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। शुई पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन चैन के पास तक नहीं पहुंच पाता। चैन उसे हवा में उड़ा देता है और फिनिश करने वाला होता है, लेकिन शुई टियान को शील्ड बना लेता है। ये देखते ही चैन तुरंत रुक जाता है और अपनी पावर कंट्रोल करता है। टियान उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करती है। शुई अभी भी शॉक में होता है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है और वो पूछता है आखिर वो है कौन। चैन जवाब देता है उसका नाम मू चैन है। ये सुन के शुई और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही चुने गए लड़के हो जिससे मास्टर सालों से ढूंढ रहे थे, तुम्हें शैतान को सौंपने के लिए। ये सुनते ही चैन और टियान दोनों समझ नहीं पाते कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। शुई अपनी बात आगे बढ़ाता है, जहाँ वो हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी नॉर्थ गार्ड्स वहाँ पहुँचने लगते हैं, तो शुई बोलता है अभी ये ब्रेसलेट मेरे किसी काम का नहीं है। फिर चैन की तरफ फेंक देता है और कहता है बाद में मिलते हैं, और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कमांडर जमीन पर लैंड करता है और मोबाइल भी गार्ड्स के साथ आ जाता है। चैन तुरंत ब्रेसलेट छुपा लेता है। गार्ड सबको घेर लेते हैं। शुई डेमोनिक स्पिरिट्स निकालकर भागने की कोशिश करता है, पर मोबाइल उसके लेग पर पावरफुल अटैक कर देता है। शुई गुस्से में कहता है अगर मू चैन ने उसे पहले से इतना घायल ना किया होता तो वो उन्हें अभी खत्म कर देता। ये सुन के मोबाइल हैरान हो जाता है कि क्या चैन ने उसका ये हाल किया है। शुई बोलता है कि ब्रेसलेट तो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही मू चैन को दे दिया। फिर मोबाइल का ध्यान भटका के उस पर इंसेक्ट से अटैक करता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। कमांडर कुछ गार्ड्स को लेकर शुई के पीछे निकल पड़ता है और मोबाइल को बोलता है कि वो चैन के पास जाए और ब्रेसलेट ले आए। मोबाइल चैन के पास आता और कहता है कि अच्छा होगा अगर वो बिना फाइट के ब्रेसलेट दे दे, लेकिन चैन सीधा मना कर देता है और कहता है शुई ने उनसे चोरी की है तो उसे पकड़े। तभी टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। चैन नाटक करता है जैसे वो बुरी तरह घायल है और गिरने वाला है। ली दूर से सब देख के हल्की सी हंसी के साथ वहाँ से चली जाती है। टीचर्स को 5 स्टूडेंट्स की बॉडीज मिलती हैं। मोबाइल तुरंत दोष बदलता और कहता है शुई ने भागते वक्त बोला था कि चैन ही किलर है, शायद दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त एक टीचर अपना लेजेंडरी बीस्ट समन करके सबको रोक देता है और कहता है ये मैटर एकेडमी हैंडल करेगी। मोबाइल फिर भी आगे बढ़कर बोलता है कि शायद चैन ने डेथ रिंग इस्तेमाल करने के बाद कंट्रोल खो दिया हो। टीचर डेथ रिंग का नाम सुनते ही हैरान हो जाता है। मोबाइल तुरंत कहता है कि ये उसकी ही गलती थी, उसने ही चैन को फॉरबिडन स्क्रोल लेने में मदद की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इसे इतनी डेंजरस तरीके से इस्तेमाल करेगा। वो ये भी बोलता है कि शुई ने लेजेंडरी ब्रेसलेट चैन को दे दिया था और अगर ब्रेसलेट उसके पास मिल गया तो सब साबित हो जाएगा, जिसपे टीचर मान जाता है और मोबाइल चैन को चेक करता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा पड़ जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। चैन बेचारा बन के बेहोश होने का नाटक करता है और सबको थोड़ी चिंता भी होती है। उसे कैंप में वापस ले जाया जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और अगली सुबह चैन चुपके से उठकर बाहर निकल जाता है। उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है कि कोई देख लेगा, लेकिन चैन उसे साइड में ले जाता है और उसकी जेब से वही लेजेंडरी ब्रेसलेट निकाल लेता है। वो शॉक हो जाती है कि ये उसके पास कैसे आया, और चैन हंसी में बताता है कि जैसे ही टीचर्स आए थे उसने नाटक करके ब्रेसलेट उसके कपड़ों में छुपा दिया था। दोनों भाई बहन हंसते हैं कि मोबाइल को उसने जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बना दिया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि तभी टीचर्स मोबाइल और यांग वहाँ आ जाते हैं। टीचर कहता है मू चैन अब उसे सब एक्सप्लेन करना होगा। उस पर 3 बड़े इल्जाम हैं, 5 स्टूडेंट्स का मर्डर, दुश्मन के साथ मिलकर धोखा और फॉरबिडन आर्ट डेथ रिंग का इस्तेमाल करना। चैन हल्का सा मजाक में कहता है क्या उसे 3 बार सजा मिलेगी। फिर बोलता है वो सब समझाएगा और अचानक फिर से बेहोश होने का नाटक करता है। टीचर फैसला करता है कि अभी उसे आराम करने दिया जाए और बाद में बात होगी। लेकिन मोबाइल अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। वो सोचता है चाहे ब्रेसलेट उसके पास हो या ना हो, वो उसे बच के निकलने नहीं देगा। समय बीतता है जहाँ चैन सो रहा होता है और टियान उसके साथ होती है, लेकिन असल में वो मोटा लड़का उसकी जगह होता है। वहीं चैन चुपके से नॉर्थ बॉर्डर क्रॉस करके अपने किंगडम पहुंच जाता है। फिर से सबको बेवकूफ बनाकर वो आराम से किंगडम के अंदर चल रहा होता है कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है और पूरी जगह फॉग से भर जाती है। चैन तुरंत समझ जाता है कि ये रेन स्पेल है। तभी एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। वो कहती है चिंता ना करे, वो सिर्फ उससे कुछ लेने आई है। चैन समझ जाता कि वो उसे जानती है। चैन तुरंत अटैक करता है और वो अपना रूप दिखा देती है। ये होती है लेजेंडरी लेवल की मास्टर याओ, जो स्पिरिचुअल डोमेन यूज कर सकती है। वो चैन को अपने डोमेन में ट्रैप कर देती है और खुद गायब हो जाती है। चैन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने ही उसका ये क्लोन आ जाता है। शौक की बात यह होती है कि वो क्लोन मूव भी करता है और उसका अटैक ब्लॉक करके वापस काउंटर भी करता है। चैन डेथ रिंग एक्टिवेट करके उस अटैक को तोड़ता है और बाहर निकलने के लिए भागता है।
तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत पहचान लेता है कि ये ली की आवाज है। फिर उसे समझ आता है कि ये भी एक इल्यूजन है। बाहर लोग स्पिरिचुअल डोमेन के आसपास जमा हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी असली ली भी वहाँ पहुँचती है और सबको सावधान करती है कि कोई पास ना आए। वो महसूस करती है कि किसी ने मू चैन के लिए ट्रैप बनाया है। अंदर डोमेन में ली की इल्यूजन चैन के पास आती है और उसे फंसाने वाली होती है और लगभग उससे ब्रेसलेट ले लेती है, लेकिन आखिरी समय पर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और इल्यूजन तोड़ देता है। उसके सामने असली मास्टर याओ आ जाती है। चैन हल्का सा मजाक करता है कि वो इतनी सुंदर है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपा रही है, और तुरंत उस पर अटैक करता है। लेकिन याओ फिर से गायब हो जाती है और इस बार कई सारे पावरफुल अटैक्स एक साथ चैन पर करती है। चैन तेज स्पीड से भागता है और डेथ रिंग से इल्यूजन पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और याओ के अटैक्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। याओ बोलती है कि अब बस उसकी कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उसी पर चैन अपनी गोल्डन टेम्पल शील्ड की मदद से उस स्पिरिचुअल डोमेन को तोड़ने लगता है। याओ सोचती है कि ये नामुमकिन है। चैन कैसे एक लेजेंडरी स्किल यूज कर रहा है। बाहर ली भी वाटर बैरियर के कमजोर हिस्से को इस्तेमाल करके अंदर घुस जाती है। याओ चैन की पावर देख जल्दी वाटर ड्रैगन समन करके चैन पर हमला करती है। उसे लपेट कर क्रश करने की कोशिश करती है। चैन अपनी आखिरी बची हुई पावर से ब्लास्ट करता है और ड्रैगन को उड़ा देता है। याओ का वाटर स्पेल भी टूट जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ली वहाँ पहुँचती है और उसे संभाल लेती है। चैन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे लिए ही आई हो, है ना? लेकिन वो उसे चुप रहने को बोलती है क्योंकि ये वक्त मजाक का नहीं है। तभी याओ लाइटनिंग अटैक के साथ दोनों पर वार करती है, पर वो लोग बच जाते हैं। चैन वॉर्न करता है कि ये औरत बहुत डेंजरस है और इल्यूजन मास्टरी रखती है। ली समझ जाती है कि वो लेजेंडरी लेवल की है, तो उसके डोमेन का कोर जरूर कहीं हिडन होगा और उसकी नजर याओ की अम्ब्रेला पर पड़ती है। वो तुरंत प्लान बनाती है। चैन को पकड़कर सीधा याओ की तरफ फेंक देती है। याओ उसे डॉज करती है, लेकिन ली उसी समय में अम्ब्रेला तोड़ देती है और पूरा डोमेन कोलैप्स हो जाता है। याओ हंसते हुए कहती है उससे क्या लगता है वो बच गया, और अचानक नॉर्थ असैसिन्स की एक बड़ी आर्मी उन्हें घेर लेती है। चैन और ली एक के बाद एक खड़े होकर सबका सामना करते हैं टीम वर्क के साथ और पलक झपकते ही दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। तभी याओ एक और वाटर ड्रैगन से फाइनल अटैक करने आती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर फैंग का आर्मी कमांडर जो एंटर करता है और उस अटैक को ब्लॉक करके याओ को पीछे हटा देता है। याओ गुस्से में आती, लेकिन गार्ड्स के आने से हालात बदल जाते हैं। वो बिल्डिंग पर जम करके कहती है संख्या बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। कमांडर जो चैन से पूछता है क्या वो ठीक है। चैन कहता है आधा ठीक हूँ। फिर वो ली के बारे में बताता कि वो फेरी क्लैन की प्रिंसेस है। उसके बाद सब पैलेस वापस जाते हैं, जहाँ चैन अपने फादर किंग फैंग से मिलता है और कहता है कि उसके पास एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी तरफ नॉर्थ आर्मी का कमांडर गुस्से में मोबाई से बात कर रहा होता है कि शुई फिर से उनके हाथ से निकल गया। मोबाई बोलता है कि मू चैन भी बच के निकल गया, लेकिन कमांडर हंसता और कहता फिक्र मत करो, वापस आते हुए वो पहले ही खत्म हो चुका होगा। जब मोबाइल पूछता है कैसे, तो वो बताता कि उन्होंने मास्टर याओ को रास्ते में उसका इंतजार करने भेजा था और अब तक वो उसे मार चुकी होगी। मोबाइल फिर भी वार्न करता कि मू चैन इतना आसान शिकार नहीं है, और जैसे ही वो बात खत्म करते हैं तभी याओ खुद वहाँ आ जाती है, लेकिन बुरी तरह घायल। कमांडर शौक में आ जाता और गुस्से में कहता है एक लड़के से भी वो हार गई। याओ शर्मिंदा होकर कहती कि मू चैन उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ये सुन के कमांडर और भी गुस्से में आता है और फैसला करता है कि अब सीधा साउथर्न बॉर्डर पर हमला करेंगे। जैसे ही किंग फैंग को पता चलता है कि लियो क्लैन ने चैन को मारने की कोशिश की, वो गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन चैन कहता है चिंता मत करो, वो लोग सिर्फ इस चीज के पीछे पागल हो रहे हैं, और वो ब्रेसलेट निकाल कर सबको दिखाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। चैन कहता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। किंग फैंग अपनी पावर से उसका सील तोड़ता और अंदर का राज सबके सामने आता है। उन्हें एक विजन दिखाई देता है पुराने रूलर लियो जैंग एक इंसेक्ट मास्टर के साथ और एक लेजेंडरी बर्ड जियू। लेकिन सबसे अजीब चीज वो देखते हैं जब एक बड़ी डेमोनिक आई दिखती है जो एक वॉल्केनो के अंदर है। सब लोग कांप उठते हैं और कमांडर समझ जाता है कि लियो क्लैन शायद उस लेजेंडरी क्रिएचर और उस डेमोनिक एंटिटी की पावर कंट्रोल करना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गए तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एंड हो सकता है। किंग फैंग तुरंत खड़ा होता है और ऑर्डर देता है कि सारी आर्मी तैयार करे, 3 दिन के अंदर वो लैंड ऑफ डार्कनेस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ मोबाई और कमांडर जाके किंग लियो को सब कुछ बताते हैं। लियो गुस्से में आ जाता है और मोबाई पूछता है कि ये ब्रेसलेट का राज क्या है। लियो ने बोलता है कि असली राज लैंड ऑफ डार्कनेस में छुपा हुआ है जो उसके फादर ने सील किया था, और वो उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है जहाँ एक पुराना ट्री होता है जिसमें उसके फादर की बॉडी सील थी। लियो एक मैजिकल फॉर्मेशन यूज करता है और अपने डेड फादर से बात करने लगता है। वो लोग देखते रह जाते हैं कि आखिर हो कैसे रहा है। अचानक एक खौफनाक आवाज आती है और एक जाइंट डेमोनिक आई अपीयर होती है। वो दोनों डर जाते हैं। लियो अपने फादर को बताता है कि ब्रेसलेट अब साउथ के रूलर मो फैंग के पास है, अब क्या करें। वो एंटिटी कहती है चिंता मत करो, फैंग कुछ नहीं कर पाएगा। मोबाई चैन के बारे में बताता है, जहाँ वो एंटिटी पूछता है क्या चैन सच में सिर्फ मिड लेवल कल्टीवेटर है। मोबाई बताता है कि उसने शुई को हरा दिया और याओ का भी सामना किया। ये सुन के वो एंटिटी और उत्सुक हो जाता है
और पूछता है क्या उसके अंदर कोई अजीब ऑरा महसूस होता है। मोबाइल कहता है हाँ, कभी कभी उससे एक डार्क और टेरिफाइंग ऑरा फील होता है। ये सुनते ही वो एंटिटी घबरा जाता है और तुरंत ऑर्डर देता है मोचैन को जिंदा पकड़ के लैंड ऑफ डार्कनेस में लेकर आने का, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ साफ हो जाता है कि चैन के अंदर कोई बहुत बड़ा और डेंजरस रहस्य छुपा हुआ है। दूसरी तरफ चैन और ली ट्रेनिंग एरिया में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अचानक टियान भागते हुए आती है और सावधान करती है कि एकेडमी के गार्ड्स उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं। कुछ ही पल में गार्ड्स पहुंच जाते हैं, लेकिन कमांडर जोन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर प्रिंस को ले जाना है तो पहले उसे हराए। दोनों साइड अपने लेजेंडरी बीस्ट समन कर लेते हैं। तभी चैन भी वहाँ आ जाता है। टीचर बोलता है कि तुम अब हमारे लिए एक डेंजरस क्रिमिनल हो, हमारे साथ चलो। चैन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट्स को शुई ने मारा है और उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन टीचर बिना सुने उस पर अटैक कर देता है और कमांडर जो उस अटैक को रोक लेता है, जिससे जमीन तक हिल जाती है। अब फाइट होना तय लग रहा होता है। उनकी पावर से जमीन हिलने लगती है, लेकिन उसी वक्त दूसरा मास्टर वहां आ जाता है और सबको रोक देता है। वो बताता है कि डायरेक्टर के ऑर्डर्स हैं कि चैन को तुरंत छोड़ दिया जाए और ये सब ड्रामा यहीं बंद किया जाए। ये सुन के पहला मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे भी डायरेक्टर से ही ऑर्डर्स मिले थे। तब दूसरा मास्टर उसे एक ऑफिशियल परमिशन दिखाता है और समझाता है खुद हेड ट्रेनर ने ऑर्डर दिया है कि चैन को अभी के लिए छोड़ दिया जाए। इसके बाद वो मास्टर मजबूरी में माफी मांगता है और गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। चैन ये सब देखकर अपने आप से सोचता है कि लगता है मास्टर मो भी शामिल है, इसीलिए उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है, मास्टर मो उसे रोक देते हैं कि वो उसके साथ आए। फिर उसे पूछा जाता है कि क्या वो ठीक है। चैन जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब मास्टर मो उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह एक फॉरबिडन आर्ट इस्तेमाल करता है। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो इतने समय से इस बात को छुपा रहे थे। मास्टर मो आगे समझाता है कि इसी वजह से वो उसे सावधान करने आया है, क्योंकि उसने खुद सिर्फ 2-3 बार इस्तेमाल करके लगभग अपनी जान गंवा दी थी। वो मानता है कि चैन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पावर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे समझाता है कि ये आर्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसे बहुत संभाल के इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद ली वहाँ आती है और चैन को जल्दी चलने के लिए कहती है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है। वो उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाती है और उसे स्पिरिचुअल डोमेन की ट्रेनिंग देने लगती है। चैन उसकी एबिलिटीज को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है कि वो इतनी आसानी से ये सब कैसे कर लेती है। तब ली उसे समझाती कि सबसे पहले उसे अपने दिल को पूरी तरह शांत करना होगा, फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी और ऑरा को महसूस करना होगा। उसे अपने धैर्य को और गहरा ले जाना है और बिना रुके तब तक जारी करना है जब तक वो पहले स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। इतना कहकर वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। चैन फिर सीरियस होकर ट्रेनिंग शुरू करता है। लगभग आधे घंटे बाद ली वापस आती है। चैन उसे दिखाता है कि उसने लेवल अनलॉक कर लिया है। ये देखकर ली काफी सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि नॉर्मली इसमें कई दिन लगते हैं, लेकिन चैन उसे सही करता है और बताता है कि वो गलत समझ रही है। तब असली शौक मिलता है जब पता चलता है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लेवल अनलॉक कर लिए हैं। ये देखकर ली पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसी बीच टियान और बाकी लोग दरवाजा खोल देते हैं। ली तुरंत उन्हें रोक देती है और कहती है कि चैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसे और टाइम दिया जाना चाहिए। इसके बाद वो सबको बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है और साफ बोलती है कि अभी कोई भी अंदर नहीं जाएगा। चैन की पावर अब उसके कंट्रोल में नहीं रहती और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। इस पर टियान उससे पूछती है कि ये प्रोसेस कब तक खत्म होगा। ली जवाब देती कि उसे पक्का नहीं पता, लेकिन कम से कम 6 या 7 घंटे और लग सकते हैं। लेकिन तभी अचानक चैन बाहर आ जाता है और बोलता है कि वो फिनिश कर चुका है। ये देख के ली का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। ली को तो यकीन ही नहीं होता और वो अंदर ही अंदर मानती कि चैन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अलग लेवल का मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ लियो सीक्रेट चैम्बर में जाता है और अपने फादर से बात करता है। वो उनसे पूछता है कि जो वो मूचान को लाने की बात कर रहे थे, क्या उसका संबंध डार्क पावर से है। इस पर उसका फादर सीधा जवाब देने के बजाय उसे चुप रहने को कहता है और बोलता है कि बस जो कहा गया है वो करें और डार्क लैंड चला जाए, क्योंकि वहाँ उसके लिए कुछ बहुत जरूरी चीजें इंतजार कर रही हैं। उधर रूलर फैंग और कमांडर सारे गार्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं और डार्क लैंड की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। फैंग सबको सावधान करता है कि डार्क लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए सबको एक साथ रहना होगा और कोई भी ग्रुप से अलग नहीं होगा। इसके बाद सब लोग गेट के जरिए अंदर एंटर करते हैं। इसी बीच चैन और ली आपस में बात कर रहे होते हैं। चैन उसे याद दिलाता है कि वो फीनिक्स जियो बर्ड की पावर चाहती थी, जिसमें वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो उससे पूछता है कि इस पावर की जरूरत क्यों है। ली बताती है कि उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उसे हटाना जरूरी है, तभी वो फेरी क्वीन बन पाएगी और अपनी ट्राइब को बचा पाएगी। ये सुनकर चैन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा और उस पॉइजन से उसे जरूर आजाद करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर ली भावुक हो जाती है और सोचती है कि चैन को सच पता नहीं है। वो समझाती है कि जैसे ही उसका एवोल्यूशन पूरा होगा और वो फेरी क्वीन बनेगी, उसके सारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे और वो चैन के लिए भी कुछ महसूस नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो दोनों भी गेट के जरिए डार्क लैंड में एंटर कर जाते हैं। इसी वक्त यान और बाकी लोग उन्हें चुपके से देख रहे होते हैं और फिर वो भी उनके पीछे अंदर चले जाते हैं। उधर शुई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर लेता है और उसकी इंसेक्ट स्पिरिट उसे इन्फॉर्म करती कि चैन और बाकी लोग डार्क लैंड में एंटर कर चुके हैं। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता कि अब उनकी फिर से मुलाकात होगी, लेकिन इस बार वो चैन को बिल्कुल नहीं बख्शेगा।
खासकर क्योंकि वो रूलर फैंग का बेटा है। आगे चलकर चैन और उसकी टीम का सामना बहुत सारे स्नेक से होता है। वो उनसे लड़ने लगते हैं लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से सिचुएशन धीरे धीरे डेंजरस होने लगती है। इसके बाद रूलर फैंग अपना लेजेंडरी ईगल समन करते हैं और वो पल भर में सारे स्नेक्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी और डेंजरस क्रिएचर सामने आ जाती है और सीधा कमांडर पर हमला कर देती है। हालात को देखकर चैन तुरंत डेथ रिंग यूज करता है, लेकिन सबको शॉक तब लगता है जब उसका अटैक उस क्रिएचर पर बिल्कुल असर नहीं करता। वो सीधा फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कमांडर चू तुरंत बीच में आकर उसे दूर हटा देता है। इसके बाद फैंग उस पर लगातार फायर अटैक्स करता है, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर चैन हैरान हो जाता और समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो रहा है। तब फैंग बताता कि वो कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं बल्कि स्नेक क्वीन है और उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी डेंजरस बीस्ट इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। वो ये भी समझाता कि अभी तो वो लोग डार्कलैंड के ज्यादा अंदर तक गए भी नहीं है। फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि सब पीछे हट जाए। इसके बाद वो दोबारा अपना लेजेंडरी ईगल समन करता है और फुल पावर से अटैक करके फाइनली उस स्नेक क्वीन को मार देता है। इस फाइट के बाद फैंग काफी सीरियस हो जाता है और सबको सावधान करता है कि आगे और भी ज्यादा डेंजरस चीजें मिलने वाली हैं, इसीलिए सबको बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, तभी उन पर एक बहुत बड़ा स्वान मैजिकल इंसेक्ट्स का हमला कर देता है। ये इंसेक्ट्स खास होते हैं क्योंकि ये लोगों की एनर्जी और ऑरा एब्सॉर्ब कर लेते हैं। फैंग उन पर अटैक करता है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो इंसेक्ट्स उस पर ही टूट पड़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी चैन डेथ रिंग यूज करके उन्हें थोड़ा दूर हटा देता है। इसके बाद ली फैंग से कहती कि वो बाकी फोर्सेस को लेकर आगे बढ़े, जबकि वो और चैन यहाँ रुक कर इन इंसेक्ट्स को संभाल लेंगे। प्लान के मुताबिक फैंग अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ जाता है और चैन और ली इंसेक्ट से लड़ने लगते हैं। चैन अपनी बहुत बड़ी पावर रिलीज करता है और काफी इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय भी करता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि फाइट मुश्किल होती जाती है। थोड़ी देर बाद चैन थकने लगता है और समझ जाता है कि इस तरह वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए वो ली का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो लोग एक अजीब से स्वाम के पास पहुंच जाते हैं और सबसे अजीब बात ये होती है कि वो इंसेक्ट्स उनके पास आने के बजाय उस स्वाम से दूर रहने लगते हैं। ये देखकर चैन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि जरूर से इस स्वाम पे कुछ ऐसा है जिससे वो इंसेक्ट्स भी डरते हैं। वो ली से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब उसे रियलाइज होता है कि ली उसके साथ है ही नहीं। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक जमीन के नीचे से कोई फोर्स आती है और चैन को भी नीचे खींच लेती है और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद ली होश में आती है और चैन को भी होश आता है। वो राहत महसूस करती है और बताती है कि एक बूढ़ी औरत की वजह से वो स्वाम से बच पाए हैं। चैन हैरान हो जाता है और पूछता है कि इतनी भयानक जगह पर कोई बूढ़ी औरत कैसे रह सकती है। तब ली उसे बताती कि वो औरत यहीं पास में है। दोनों उस दिशा में देखते हैं और सच में एक बूढ़ी औरत को केव के अंदर बैठे हुए देखते हैं। चैन उसके पास जाकर उसे शुक्रिया बोलता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो औरत सीधा जवाब नहीं देती और कहती है कि उसकी पहचान जानकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ये पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर चैन झूठ बोलता और कहता है कि वो और उसकी वाइफ अपने घर वालों से भाग कर आए हैं क्योंकि वो उनकी शादी के खिलाफ थे और वो यहाँ छुपने आए हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत हंसती है और कहती है कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता क्योंकि हर कोई इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तभी अचानक वो मैजिकल इंसेक्ट्स फिर से सामने आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब वो औरत उनसे सीधा सवाल करती है कि उनका लियो क्लैन के साथ क्या रिश्ता है। इस पर चैन समझ जाता है कि अब सच छुपाना मुश्किल है और वो तैयार हो जाता सब सच बताने के लिए। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनते हुए अचानक एक चीज नोटिस करती है। वो ली के पास रखी हुई लेजेंडरी लियो स्वॉर्ड को देख लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये फेरी किंगडम का ट्रेजर है। वो तुरंत उनसे पूछती कि वो लोग असल में कौन है। इस पर चैन सीधा जवाब देता है कि वो मोचैन है, साउथ किंगडम का प्रिंस, और उसके साथ ली है जो फेरी किंगडम की प्रिंसेस है। बूढ़ी औरत उनकी बात सुनकर कहती है कि वो फिलहाल उनकी बात मान लेती है, लेकिन फिर वो उस ब्रेसलेट के बारे में पूछती है और कहती है कि हकीकत में लियो क्लैन के पास था तो ये उनके पास कैसे आया। लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि इस औरत को कैसे पता चला कि ये ब्रेसलेट लियो क्लैन के पास था। तब वो औरत कहती है कि ब्रेसलेट असल में उसका है और लियो जिंगटियान ने उसे धोखा देकर ये उसे चुरा लिया था। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता और अंदाजा लगाता कि शायद ये वही इंसेक्ट मास्टर है जो पहले किंग जिंग के साथ फीनिक्स बर्ड के पास थी। इसके बाद चैन सच बताने का फैसला करता है और कहता है कि उसने ये ब्रेसलेट किंग जैंग के टॉम से लिया था। ये सुनते ही वो औरत हैरान हो जाती है और कहती कि अगर जिंग मर चुका है तो ये उसके लिए खुशी की बात है। फिर चैन पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि शुई ने ब्रेसलेट चुराया था, लेकिन जब वो फंस गया तो उसने ये ब्रेसलेट चैन की तरफ फेंका और खुद भाग गया। इस पर वो औरत समझ जाती है और पूछती है कि क्या वो लोग डार्क लैंड में मौजूद हेल डार्क पावर के लिए आए। चैन इस बात को समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही है। जैसे ही वो औरत उस पावर को याद करती है वो डर जाती है और कहती है कि इसके बारे में सवाल ना करें। तब ली भी साफ करती कि वो लोग उस पावर के लिए नहीं बल्कि लेजेंडरी फीनिक्स बर्ड जियो के लिए यहाँ आए। ये सुनकर वो औरत फिर से हंसती है और कहती कि अगर वो लोग सिर्फ जियो बर्ड के लिए यहाँ आए तो उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वो अकेला नहीं है। वो उन्हें बताती कि बहुत जल्द एक बड़ी घटना होने वाली है और पूरी दुनिया पर संकट आने वाला है। चैन और ली इस बात को समझ नहीं पाते और कहते हैं कि वो तो सिर्फ लियो क्लैन के प्लान को रोकने के लिए यहाँ आए। तब वो औरत उन्हें बताती कि लियो जिंगटियान एक डरपोक इंसान था जो उसे उस वक्त छोड़कर भाग गया जब उन्होंने उस टेरिफाइंग पावर को डिस्कवर किया था। वो फिर पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है कि जब वो
लोग वोल्केनो के पास पहुंचे तब एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ। एक ह्यूज आई अपीयर हुई और उसके साथ एक एक्सट्रीम डार्क पावर निकलने लगी। उस पावर को फीनिक्स बट जियो प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर चैन और ली शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो औरत बताती कि जियो सिर्फ एक शील्ड की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे कुछ और भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस चीज थी। फिर वो बताती कि जियो बर्ड आखिर में एक एग में ट्रांसफॉर्म हो गया और लगता था कि वो उस पावरफुल एंटिटी के साथ मर्ज होने वाला है। ये देखकर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो मर्ज हो जाता तो सबके लिए मुसीबत साबित होता, लेकिन वो लोग फेल हो गए और भागने की कोशिश की। इसी दौरान लियो जिंगटियान ने उसे धोखा देकर आग में ढकेल दिया और खुद वहाँ से भाग गया। वो औरत कहती कि आखिर में लियो जिंगटियान को भी उसका अंजाम मिल गया, जो सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। आखिर में वो उन्हें सावधान करती कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं, वरना देर हो जाएगी। इसके बाद वो उन्हें ब्रेसलेट वापस कर देती है और कहती कि अगर उनकी मुलाकात शुई से हो तो वो उससे कहे कि उसने कहा है डार्क लैंड के पास कभी भी ना आए, और उससे लियो क्लैन से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में वो औरत शुई की टीचर होती है। वो दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी उनका सामना शुई से होता है, जहाँ शुई मोचान को देखकर कहता कि आखिरकार वो दोबारा मिल ही गए और अब वो उससे अपना हिसाब चुकता करेगा। इतना कहकर वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। चैन बीच में उसे रोक लेता है और पकड़ लेता है। हालांकि कुछ ही पल बाद शुई आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो बहुत तेजी से चैन पर हमला करता है, लेकिन चैन तुरंत उस अटैक को डॉज कर देता है और उसे दीवार में दे मारता है। इसके बाद शुई चैन की तरफ देखकर मानता है कि वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कहता है कि इतने कम दिनों में उसने अपनी पावर को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। तब चैन उसके पास आकर बताता है कि उसे किसी ने एक मैसेज देने को कहा था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो मरने वाला है। ये कहकर चैन लगातार उस पर कई अटैक्स करता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। लेकिन अचानक ही वो चैन को पकड़ लेता है और उसके अंदर से एक बहुत ही डरावना ऑरा निकलने लगता है। चैन समझ नहीं पाता कि इतनी डेंजरस पावर उसके पास कैसे हो सकती है। शुई चैन का हाथ और जोर से पकड़ता और उसे चैलेंज करता है कि अभी तक उसने उसकी असली पावर देखी नहीं है। इसी बीच ली उस पे हमला करती है, लेकिन शुई उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर वो उसके पास आया तो वो उसका सर कुचल देगा। इस हालात में टीचर मैजिकल इंसेक्ट लूप से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शुई बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। टीचर उसे समझाती है कि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसे मार देगी, लेकिन शुई कहता है कि ये सब चैन की वजह से, और अगर वो उस लड़के को खत्म कर दे तो वो लड़की उसकी हो जाएगी। तब टीचर खुद सामने आती है और कहती है कि फिर वो खुद उसे खत्म करेगी। इस पर शुई उसे रोकता और कहता है कि उसके घाव ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए उसे डार्क लैंड का मैप लेकर वहाँ जाना चाहिए और फीनिक्स जियो बर्ड की पावर से अपना इलाज करना चाहिए। लेकिन टीचर मना कर देती और बताती कि वो पहले ही एक बार मौत से बच चुकी है और उसने ऐसी चीजें देखी हैं जो कोई और नहीं देख सकता। वो ये भी कहती कि इस तरह की पावर सिर्फ एक लेजेंडरी पावर होल्डर ही इस्तेमाल कर सकता है, जो अभी तक सामने नहीं आया। ये सुनकर शुई को याद आता है जब चैन ने अपने अंदर की डेंजरस पावर रिवील करी थी, जो कि काफी ताकतवर थी। उसे लगता है कि चैन ही वो फाइटर हो सकता है। फिर वो टीचर से कहता है कि चैन बच के नहीं जाना चाहिए। टीचर उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे अभी खत्म कर देगी और तुरंत अपने इंसेक्ट से अटैक करती है, लेकिन चैन अचानक अपना डार्क ऑरा रिलीज कर देता है। ये देखकर टीचर भी शॉक हो जाती है और वो मान लेती कि वो सच में वही फाइटर है जिसका जिक्र प्रोफेसी में किया गया था, इसीलिए वो उसे मारने में झिझक रही होती है। तब शुई उसके हाथ से फ्लूट ले लेता है और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो उन इंसेक्ट्स को चैन पर भेज देता है और धीरे धीरे उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। टीचर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती कि वो ऐसे करके अपनी जान दे देगा, क्योंकि इतनी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद भी शायद वो चैन को नहीं मार पाएगा। इसी दौरान ली अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगती है और उसका निशाना शुई की बॉडी पर सेट हो जाता है। ये देखकर शुई की टीचर गुस्से में आ जाती है और कहती कि वो उस लड़की को मार देगी और अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी समय पर शुई बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। इसके बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेने लगते हैं। शुई हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि अब वो लड़की जिससे प्यार करती है उसे बचा नहीं पाएगी और कुछ ही वक्त में वो मर जाएगा। तभी अचानक बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स का झुंड वहाँ जमा हो जाता है और वो चैन पर एक डेंजरस पावर रिलीज करते हैं। हालांकि वो इंसेक्ट्स उस पावर को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कुछ ही मिनट्स में चैन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन आखिरी समय पर ली किसी तरह से इंसेक्ट्स को दूर कर देती है और फ्लूट के जरिए उन्हें कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो चैन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी वक्त शुई की टीचर उसे एक सच बताती है जो वो काफी समय से छुपा रही थी। वो उससे कहती कि शुई असल में उसका बेटा है, लेकिन वो कभी ये नहीं बता पाई क्योंकि उसे डेमन लैंड से निकाल दिया गया था। ये सुनकर दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। टीचर अपनी बची हुई सारी पावर शुई को दे देती है ताकि वो जिंदा रह सके और उसे कहती कि वो यहाँ से भाग जाए और इतना कहकर वो मर जाती है। इसके तुरंत बाद शुई चैन और ली के सामने आ जाता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तब शुई गुस्से में कहता है कि उन दोनों की वजह से उसकी माँ की मौत हुई है और अब वो उनकी जान ले लेगा। फिर वो जोर से चीखता है और उसकी बॉडी रेड ऑरा से भर जाती है। वो अपनी सोल और बॉडी को डेमन स्पिरिट को दे देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो चैन और उस लड़की को मार दें। इस प्रोसेस में वो अपनी जान तक दाव पे लगा देता है। ली उस रेड ऑरा से चैन को तो बचा लेती है और कुछ देर बाद वो और चैन फैंग के सामने पहुंच जाते हैं। इसके बाद फैंग और बाकी आर्मी अपना सफर
कंटिन्यू करते हैं, जहाँ वो रिवर पार कर रहे होते हैं राफ्ट से। लेकिन चैन एक सी बीस्ट को कंट्रोल कर रिवर पार करता है। वो लोग आगे बढ़ते हुए कैसे रास्ते पर पहुंचते हैं जो दो पहाड़ों के बीच से जा रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी चैन को अचानक कुछ अजीब फील होता है और वो सबको वार्न करता है कि वो लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। उसके तुरंत बाद उन पर मैजिक से भरे हुए बैरल्स फेंके जाते हैं। इसी वक्त रूलर लियो अपने लोगों के साथ ऊपर से आ जाता है, जिसमें मोबाई और एक कमांडर भी शामिल होते हैं। वो फैंग से कहता है कि आखिरकार वो उसके जाल में फंसी गया। इसके बाद वो बहुत ही डेंजरस और पावरफुल बीस्ट को रिलीज कर देता है। ये बीस्ट मैजिकल ब्लड की वजह से और भी ज्यादा वायलेंट और अग्रेसिव हो जाते हैं। लगभग 3 स्पिरिचुअल बीस्ट उनके सामने होते हैं। फैंग और उसकी टीम पूरी तरह से गिर जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करें। हालात देखकर साफ हो जाता है कि वो लोग सच में ट्रैप में फंस चुके हैं। फैंग अपना लेजेंडरी बीस्ट समन करता है और उन पर कंट्रोल करता है। कमांडर जो फैंग से कहता है कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और चाहे वो इन मॉन्स्टर्स को हरा भी दे, फिर भी उन्हें लियो और उसकी आर्मी का सामना करना पड़ेगा। तब चैन कहता है कि उसके पास एक प्लान है। इतना कहकर वो अचानक वहाँ से भाग जाता है और मॉन्स्टर्स से दूर निकल जाता है। फैंग उसे देखकर कहता है कि उसे उम्मीद है कि चैन का प्लान काम करेगा। साथ ही ली भी कहती है कि उसे नहीं पता कि चैन क्या सोच रहा है, लेकिन सबको उस पर भरोसा है। टियान और उसकी टीम लायन बीस्ट और वहीं कमांडर अपने लेजेंडरी बीस्ट को समन कर आयरन बीस्ट को संभालता है। दूसरी तरफ मोबाई अपने फादर से पूछता है कि क्या चैन भाग गया है। कमांडर कहता है कि शायद वो मदद लेने गया है, लेकिन लियो इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो बस अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है। मोबाई फिर कहता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन लियो मना कर देता है। वो कहता है कि पहले रुककर वो फैंग को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना चाहता है। इस दौरान मॉन्स्टर लगातार फैंग के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और वो उनका सामना करने में मुश्किल महसूस कर रहे होते हैं। फैंग और जू अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते हैं और जितना हो सके उतना हालात को संभालते हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है और सब देखते कि चैन वापस आ रहा होता है। इस बार वो अपने साथ मैजिकल इंसेक्ट्स का एक बहुत बड़ा झुंड लेकर आता है जो उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। चैन सबको चिल्लाकर कहता है कि वो तुरंत वहाँ से हट जाए और कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर छुपे। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से निकलने का सिग्नल देता है और सब लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। इसके बाद सब लोग भागकर एक जगह छुप जाते हैं। चैन उस फ्लूट का यूज करके इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है और पूरा झुंड मॉन्स्टर्स पर छोड़ देता है। इंसेक्ट्स को देखकर मॉन्स्टर बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर लियो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मू चैन मैजिकल इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर पाएगा। तब मोबाई उससे कहता है कि अब उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। लियो मान जाता है और कहता है कि शायद याओ और बाकी सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चैन और उसकी टीम इंतजार करते हैं जब तक इंसेक्ट्स वहाँ से चले नहीं जाते हैं और फिर वो लोग अपनी जगह से बाहर आते हैं। इसी दौरान लियो, मोबाई और कमांडर आगे बढ़ते हुए याओ और उसकी आर्मी से मिल जाते हैं। तभी मोबाई दूर से चैन और उसकी टीम को आते हुए देख लेता है और तुरंत कहता है कि उन्हें जल्दी चलना होगा। इसीलिए मोबाई पहले अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। लियो याओ से कहता है कि वो उन्हें रोक कर रखे जब तक वो आगे बढ़ते हैं। चैन मोबाई को पहले जाते हुए देख लेता है और तुरंत अपने फादर से कहता है वो मोबाई के पीछे जाएगा, उसे हैंडल करना है। कमांडर उसे वार्न करता है कि वो अकेले ना जाए क्योंकि मोबाई बहुत डेंजरस है, लेकिन फैंग को उस पर भरोसा होता है। चैन सीधा मोबाई के पीछे चला जाता है। दौड़ते हुए चैन दूर से एक वोल्केनो को देखकर कहता है कि उसे वहाँ से एक अजीब फीलिंग आ रही है। तभी अचानक मोबाई उसके पीछे आकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन चैन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसी वक्त लियो और कमांडर भी वहाँ पहुंच जाते हैं। मोबाई हंसते हुए चैन को चैलेंज करता है और पूछता है कि अब वो क्या करेगा। तब चैन बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है और उनसे दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके खड़े होते हैं और फैंग और उसकी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। चैन वापस अपनी टीम के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि सोल्जर्स ने एग्जिट बंद कर दिया है, लेकिन वो सबको भरोसा दिलाता है कि जल्दी उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा हो। चैन तुरंत सबको ऊपर जंप करने के लिए कहता है, जहाँ फैंग पूछता है अचानक क्या हुआ। हम देखते हैं कुछ ही पल में एक बड़ा सा झुंड सामने आ जाता है जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब चैन का ही प्लान होता है। ये देखकर कमांडर और फैंग समझ जाते हैं और कहते हैं कि चैन को कम समझना बेवकूफी है। दूसरी तरफ एग्जिट पॉइंट पे सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन आगे लियो और मोबाई उस झुंड से बचकर साइड में हो जाते हैं। वो झुंड सीधा वोल्केनो की तरफ बढ़ता है। कुछ ही पल में पूरा झुंड एक मिस्टीरियस पावर से जलकर राख और हड्डियों में बदल जाता है। ये देखकर मोबाई हैरान हो जाता है। तब लियो कहता है कि वो जानवर असल में जियो बट का खाना बन गए हैं। इसी वक्त एक कमांडर भागते हुए आता है और लियो से मदद मांगता है। वो घबराकर बताता है कि उनके सारे सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं। तब तक फैंग और उसकी आर्मी भी वहां पहुंच जाती है और लियो को घेर लेती है। फैंग उसे कहता है कि अब उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये देखकर सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी होती है और अब पावर उनके हाथ में आ चुकी होती है। बार बार चैन को जीतता देख कमांडर काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसके सोल्जर्स उसकी वजह से मरे हैं। वो तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन जुओ बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है कि वो शांत रहे। लेकिन कमांडर रुकता नहीं और वो एक मैजिकल पॉइजन का इस्तेमाल जुओ पर कर देता है, जिसकी वजह से जुओ अपना लेजेंडरी बीस्ट समन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे उसकी पावर भी कम होती जाएगी। इसी दौरान लियो मौका देखकर अपना बीस्ट समन करता है और मोबाई को ऑर्डर देता है कि वो सबको रोके और किसी भी हाल में हार ना माने। इतना कहकर वो खुद तेजी से वोल्केनो की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन फैंग उसे जाने नहीं देता और खुद भी अपना बीस्ट समन करके उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद याओ सामने आती है और वो बाकी सबको अपने स्पिरिचुअल डोमेन में फंसाने की कोशिश करती है। इसी बीच मोबाई चैन के सामने आकर कहता है कि अब वो दोनों अकेले हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और काफी देर तक उनके बीच एक इंटेंस फाइट चलती है, जिसमें दोनों
दोनों को काफी चोटें लगती हैं। तभी अचानक बहुत सारी डेमोनिक स्पिरिट्स वहाँ अपीयर हो जाती हैं। उनका लीडर चैन को गुस्से और नफरत से देख रहा होता है, जैसे वो खास उसी के लिए आए हों। ये देखकर मोबाई हंसता और चैन से कहता है कि लगता है ये स्पिरिट्स उसी के लिए आई हैं, इसीलिए वो उसे उनके साथ अकेला छोड़ रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। चैन के साथ ही समझ नहीं पाते कि ये स्पिरिट्स अचानक से कहाँ से आ गईं। तब चैन बताता है कि ये सब शुई की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने डेमन स्पिरिट्स के साथ डील की थी और अपनी जान देकर चैन को मारने का ऑर्डर दिया था। और जब तक चैन जिंदा रहेगा ये डेमोनिक स्पिरिट्स उसका पीछा करेंगे और उसे मारने की कोशिश करते रहेंगे। इसी वक्त याओ फिर से सामने आती है और सबको चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर वो लोग अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उसके अटैक से बचकर दिखाना होगा। दूसरी तरफ फैंग लियो के पीछे उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि जियो बर्ड बहुत पावरफुल है और अगर वो उसके पास गया तो खुद को खतरे में डाल लेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बैटल शुरू हो जाती है। इधर जुओ पॉइजन की वजह से काफी कमजोर हो चुका होता है। तभी कमांडर का भी जुओ पर पीछे से अटैक करने आता है और लगता है कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो किसी तरह से उसे संभाल लेता है। पर कमांडर पीछे से हमला कर देता है। हम देखते हैं कि कमांडर का स्कॉर्पियन जुओ पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। कमांडर पूछता है कि आखिर वो कैसे ठीक है जबकि उसे पॉइजन लगा था। लियो आर्मी का कमांडर ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। कमांडर जू की हालत काफी खराब होती है क्योंकि वो पॉइजन से काफी घायल थे। तब चैन उनके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। जू उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे बल्कि वो अपने फादर की मदद करे, वो बाद में उन्हें ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर चैन कहता है कि उससे पहले इन डेमोनिक स्पिरिट से छुटकारा पाना होगा। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर टियान और बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तब ली उन्हें बताती कि वो एक लेजेंडरी लेवल की टीचर है लियाओ और बहुत पावरफुल है, इसीलिए उन्हें बहुत संभल के फाइट करनी होगी। ली उन्हें टेंशन ना लेने के लिए कहती है और बताती है कि उसके पास एक प्लान है। वो लोग बस फुल पावर के साथ उस पर अटैक करे, बाकी काम वो संभाल लेगी। सब लोग मिलकर याओ पर अटैक करते हैं। इसी दौरान ली अपनी सारी पावर गैदर करके स्वार्ड में फोकस करती है। याओ ये नोटिस कर लेती है और तुरंत उस पर एक पावरफुल अटैक करती है जो सीधा उसे हिट करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ली अचानक गायब हो जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ चली गई। फिर याओ ली की स्वार्ड को कंट्रोल कर लेती है और टियान और बाकी लोगों पर वाटर ड्रैगन से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जमीन के नीचे से एक और ड्रैगन बीस्ट निकलता है और उस ड्रैगन को रोक देता है। साथ ही स्वार्ड खुद मूव करने लगती है और याओ की अम्ब्रेला को उड़ा देती है। तब पता चलता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था और ली के प्लान का हिस्सा था। इसके तुरंत बाद स्पिरिचुअल डोमेन टूट जाता है और ली वापस सामने आ जाती है। इसी पर ली उससे कहती है कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। ली उसके सर पर एक सील लगा देती जिससे वो कुछ समय के लिए हिल नहीं सकती थी। इसके बाद वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन वापस फैंग और लियो की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों अभी भी अपनी पूरी पावर से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान जियो बर्ड का एक क्रैक होने के करीब होता है। फैंग लियो को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि वो पीछे हट जाए वरना उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। तभी चैन वहाँ पहुंचता है और उसके पीछे पीछे डेमोनिक स्पिरिट्स भी आ रही होती हैं। वो जोर से चिल्लाकर तुरंत अपने फादर को वार्न करता है कि वो वहाँ से हट जाए क्योंकि जियो बर्ड अब निकलने वाला है। फैंग तुरंत उसकी बात मान लेता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। लियो भी हालात को समझकर एक ही तरफ देखता और महसूस करता है कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो भी वहाँ से हट जाता है। इसी दौरान चैन सीधा एक ही तरफ दौड़ रहा होता है और उसके पीछे सारी डेमोनिक स्पिरिट्स भी आ रही होती हैं। चैन अपने पास रखे शुई के खून को एक ही तरफ फेंक देता है जिससे सारी स्पिरिट्स उसकी तरफ जाने लगती हैं। हम देखते हैं कि सारी स्पिरिट्स जियो बर्ड के एग में समाने लगती हैं। स्पिरिट से तो पीछा छूट जाता है, लेकिन उनका लीडर चैन के पीछे आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करते हैं, लेकिन अचानक वो स्पिरिट चैन को जोर से जमीन पर दे मारता है और चैन को खत्म करने वाला होता है। तभी ली बीच में आकर उस अटैक को रोक देती है जिससे वो चैन से दूर हो जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो उसे वोल्केनो में गिरा देगी, लेकिन वो संभल जाता है और उसे पीछे ढकेलने लगता है। लेकिन चैन उसका ध्यान भटका देता है कि उसका असली शिकार ये है और शुई के खून से लगा कपड़ा एक की तरफ फेंक देता है और लीडर उसे अपना शिकार समझ उसमें कूद जाता है। हम देखते हैं जिसके बाद ली एक की तरफ बढ़ने लगती है जैसे वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करना चाहती हो। ये देखकर चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है। इसी वक्त लियो और फैंग भी एक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चैन अपने फादर को रोकने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि वो वापस आ जाए। फैंग उसकी बात मान भी लेता है, लेकिन लियो उन पे हंसता है और उसे सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही वो एक के पास पहुंचता है अचानक एक बहुत ही डेंजरस पावर बाहर निकलती है और उसे जोर से खींचने लगती है। वो लगभग उसमें समाने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी समय पर उसका बीस्ट उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान लियो का हाथ कट जाता है और फीनिक्स उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एक दोबारा से उन्हें खींचने लगता है। इस बार बीस्ट लियो को दूर ढकेल देता है और खुद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। मोबाई अपने फादर को पकड़ लेता है और बहुत ही गुस्से में होता है कि ये सब मूचैन की वजह से हुआ है। उसने अपने फादर को बचा लिया जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था। लियो और फैंग भी समझ जाते कि उनके ग्रैंडफादर शायद से सब कुछ जानते थे और उन्हें सिर्फ चारे की तरह यूज कर रहे थे ताकि फीनिक्स उनकी पावर एब्जॉर्ब कर सके। इसी बीच अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ फट जाता है और उसमें से एक लेजेंडरी बर्ड फीनिक्स बाहर निकलता है। उसकी चीख पूरे आसमान को हिला देती है और उसकी पावर देखकर सब डर जाते हैं। तभी अचानक आसमान से डेंजरस लाइटनिंग गिरने लगती है और सबसे अजीब बात यह होती है कि वो लाइटनिंग फीनिक्स को निशाना बना रही होती है। फीनिक्स गुस्से में चीखता है, लेकिन लाइटनिंग उसे घेर लेती है और उसे एक पावरफुल स्ट्राइक लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये लाइटनिंग उसे काबू करने की कोशिश क्यों कर रही है। सिचुएशन डेंजरस होती देखकर सब फैसला करते हैं कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए और वो लोग भागना
हिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ली बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती है क्योंकि वो असल में फीनिक्स का ब्लड लेने के लिए रुक गई होती है। फिर चैन उसे देख लेता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि फीनिक्स कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन ली उसकी बात नहीं सुनती। चैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। इसी बीच अचानक फीनिक्स एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट पूरी जमीन को हिला देता है। ये पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। आखिरी समय पर चैन गोल्डन कैसल का इस्तेमाल करता है और ली के सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी फीनिक्स की स्पीड बाहर आती है और सीधा चैन की बॉडी के अंदर घुस जाती है। इसके बाद चैन जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। आखिरी चीज जो वो देखता है वो ली होती है, जो उसके पास आती है अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए, जैसे वो उसे मारने वाली हो। खासकर अब जब फीनिक्स की स्पीड उसके अंदर जा चुकी होती है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है लियो जिंगटियान की गिरफ्त पर, जहाँ जिंग अचानक अपनी आंखें खोलता है और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलता है। वो कहता है कि लेजेंडरी फीनिक्स और वॉरियर नेस्ट से बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चैन होश में आता है और खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो कहाँ है। तभी उसके सामने फीनिक्स अपीयर होता है और उस पर अटैक कर देता है। चैन उससे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर की वो पावर एक्टिवेट होती है जो फीनिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। चैन को लगता है कि वो शायद अपनी ही सोच के अंदर है और उसकी पावर लगातार तेजी से बढ़ रही है। वो पावर फीनिक्स को पूरी तरह घेर लेती है और धीरे धीरे उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। इसके बाद एक ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के अंदर से एक लड़की का रूप सामने आता है। चैन कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो कौन है और क्या वो बर्ड है। लड़की गुस्से में जवाब देती है कि उसे तमीज से बात करनी चाहिए। चैन पूरी तरह कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो लड़की उसे बताती है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो उसे मारने वाली थी। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की कहती है कि ये सच है, वो उसे मारने वाली थी, लेकिन किसी वजह से आखिर में वो वहाँ से चली गई। उसके तुरंत बाद चैन होश में आता है और खुद को अपने रूम में पाता है। तभी फैंग और कमांडर उसके पास आते हैं। चैन तुरंत उनसे पूछता है कि ली कहाँ गई। जू बताता है कि वो लड़की वहाँ से चली गई थी और चैन के लिए ब्रेसलेट छोड़ गई थी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैन हैरान होता है और कहता है कि वो बिना गुड बाय बोले कैसे चली गई। वो ब्रेसलेट खोलता है और उसमें एक मेमोरी देखता है जिसमें ली उसे मारने वाली होती है। ये देखकर चैन काफी देर तक उस बात के बारे में सोचता रहता है और काफी उदास हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहती थी और क्या ये सब इसलिए था क्योंकि फीनिक्स की स्पिरिट उसके बॉडी के अंदर आ चुकी है। इसी दौरान चैन का अंकल अपनी जर्नी से वापस आता है और अपने भाई फैंग से मिलता है। वो उससे पिछली वॉर के बारे में बात करता है और बताता है कि जल्दी वर्ल्ड रूलर्स की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें फाइनल टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट होगी। वो समझाता है कि इस टूर्नामेंट में अलग अलग किंगडम के प्रिंस और अकेडमी के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे और जो भी विनर होगा वो अपने किंगडम के लिए जीत डिक्लेयर करेगा। साथ ही उसे ये मौका भी मिलेगा कि वो अपने फादर के रूल के बाद खुद किंगडम का रूलर बन सके। फैंग इस बात पर कहता है कि वो लोग इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन चैन का अंकल उससे वार्न करता है कि मीटिंग और टूर्नामेंट नॉर्थ रीजन में होने वाला है जहाँ उनकी काफी सीरियस परेशानियां चल रही हैं। वो कहता है कि लियो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, खासकर हाल ही में हुई वॉर के कारण। कुछ देर बाद मास्टर मो आता है, रूलर फैंग को मीटिंग और टूर्नामेंट की डिटेल्स देता है। वो ये भी बताता है कि लियो फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि ये सब उनकी टेरिटरी पर किया जाए। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फैंग इस बात पर डाउट करता है और कहता है कि लियो फैमिली ने हाल ही के वॉर में पहले ही काफी भारी नुकसान उठाए हैं, फिर भी वो लोग इतना बड़ा इवेंट अपनी जगह पर करवाने पर जोर क्यों दे रहे हैं। वो सोचता है कि शायद वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ लियो कमांडर और मोबाइल फॉर्मर रूलर जिंग के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसका काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जिंग हंसता और कहता है कि उसे परेशानी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द वो अपनी पावर वापस हासिल कर लेगा। जिंग आगे बताता है कि वो बहुत जल्द अपना असली शरीर हासिल कर लेगा और उस वक्त वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और सारे किंगडम्स को खत्म कर देगा। ये सुनकर मोबाइल शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे करेगा। तब जिंग समझाता है कि जिस दिन वो और इंसेक्ट मास्टर डार्कलैंड गए थे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी डिस्कवर की थी, एक ऐसे इंसान की पावर जो हजारों सालों से वोल्केनो के अंदर सो रहा था। वो कहता है कि जब वो मरने वाला था तब उसके मास्टर ने उसे एक दूसरा मौका दिया था, उसकी सारी चोटें हील कर दी और बहुत ही जल्द वो डरावना लीडर जागने वाला है जो पूरी ह्यूमैनिटी को काबू करेगा। कमांडर ये सुनकर पूछता है कि क्या वो लीडर इतना पावरफुल है। ये सुनते ही जिंग गुस्से में आ जाता है और सिर्फ एक नजर से ही कमांडर को दबा देता है, जैसे वो उसे मार ही देगा। तब लियो बीच में बोलता और कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। तब जाकर जिंग उसे छोड़ देता है। अचानक जिंग के पास की ट्री से ब्रांचेस निकलती हैं और लियो के कटे हुए हाथ की जगह पर घुस जाती हैं। लियो दर्द से चिल्लाता है और धीरे धीरे एक नया आर्टिफिशियल आर्म बन जाता है जो काफी डार्क और डेंजरस लग रहा होता है। जिंग कहता है कि 1 महीने के रेस्ट के बाद उसका असली हाथ दोबारा ग्रो हो जाएगा। ये सब देखकर सब लोग उसकी पावर से डर जाते हैं और लगता है कि जिंग सच में कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। मोबाइल फिर जिंग से कहता है कि क्या वो उसे भी ऐसी डार्क पावर्स दे सकता है, लेकिन जिंग मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ट्रेनिंग करनी होगी। मोबाइल फिर रिक्वेस्ट करता और कहता है कि उसे ये पावर चाहिए क्योंकि वो मूचान को खत्म करना चाहता है। जिंग ये सुनकर हंसता और कहता है हाँ उसे मूचान को हराना होगा। तब लियो बोलता है कि वो खुद मूचान को मारेगा, लेकिन जिंग मना करता और कहता है कि मोबाइल ही उसे हराएगा, लेकिन उसे मारना नहीं है क्योंकि मूचान प्रोफेसी का वॉरियर है
वो एक लेजेंडरी हीरो है और उनके लीडर को उसकी बॉडी चाहिए। लियो इस बात का विरोध करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसका नया आर्टिफिशियल आर्म उसका एक गला दबा देता है। जिंग कहता है कि कोई भी लीडर की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। लियो मजबूरन माफी मांगता और कहता है कि वो समझ गया। फिर जिंग उन्हें कुछ स्पेसिफिक आइटम देता और कहता है कि वो सब जाकर उन्हें तैयार करें। साथ ही वो मोबाइल से कहता है कि वो 1 महीने तक उसके साथ रहेगा ट्रेनिंग के लिए और इस दौरान उसे डार्क पावर हासिल होगी। दूसरी तरफ मास्टर मो चैन और उसके दोस्तों को 1 महीने के ट्रेनिंग कैंप में ले जाता है, लेकिन वो चैन को अलग जगह ले जाता और उससे कहता है कि उसे यही ट्रेन करना होगा। वो समझाता है कि चैन के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन चैन को उसे पूरी तरह कंट्रोल करना सीखना होगा और उस पावर को खुद डिस्कवर करना होगा। इसके बाद चैन ट्रेनिंग शुरू करता है और अचानक वो फिर से उसी अजीब जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसने पहले उस लड़की को देखा था। वो उसके पास जाता और देखता है कि वो एक एनर्जी स्पेयर के अंदर बंद है। चैन उसे देखकर कहता है कि क्या वो फीनिक्स है जो सबको डरा रहा था और पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। लड़की उसे जवाब देती कि वो उसकी ही पावर के डोमेन के अंदर है और कहती है कि उसे तुरंत बाहर निकाले क्योंकि उसे कुछ मैजिकल बीस्ट खाने हैं। चैन कहता है कि उसे नहीं पता कि किसने उसे यहाँ बंद किया है। ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और बैरियर पर जोर जोर से अटैक करती है। तभी अचानक चैन के अंदर की एक स्ट्रेंज एनर्जी निकलती है और उस लड़की को शॉक देती है। वो तुरंत कहती कि चैन जल्दी से उसके ऊपर जो ब्लैक सील है उसे हटा दे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। चैन अभी भी कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे मास्टर मू की बात याद आती है कि उसे अपनी पावर पर कंट्रोल करना होगा। वो फोकस करता और फाइनली उस ब्लैक सील को रोक देता है। इसके बाद लड़की कहती है कि वो चैन की मदद करेगी जब भी वो किसी मुसीबत में होगा, लेकिन पहले उसे यहाँ से बाहर निकाले। चैन उसकी बात मानने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे डाउट होता है कि शायद वो उसे ही कंट्रोल करना चाहती है। ये सुनकर लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है, इसीलिए चैन फिर से उसे शॉक देता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर रुककर कहता है कि मुझे पता है कि उसे उसकी बॉडी चाहिए, क्योंकि जो पावर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो कुछ अलग है। चैन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पावर क्या है, लेकिन उसे उस लड़की की हेल्प चाहिए। वो डील ऑफर करता है कि वो उससे मैजिकल बीस्ट ला कर देगा और बदले में वो उसकी मदद करेगी उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में। लड़की इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि चैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत बड़ी पावर है। लेकिन वो वार्न करती है कि ये पावर उसे एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में डाल सकती है, इसीलिए उसे हमेशा संभल के रहना होगा। उसके बाद वो उसे एक मेथड बताने लगती है। उसके बाद वो लड़की उसे ट्रेनिंग का तरीका समझाती है और बताती है कि कैसे वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और चैन लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। एक दिन अचानक उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। उसकी आंखों में स्पार्क दिखने लगता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो दूर से भी देखा जा सकता था। समय बीतता है, दिन और हफ्ते निकल जाते हैं और चैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार 1 महीना पूरा हो जाता है। इसी दौरान नॉर्थ लैंड में लियो, कमांडर और यांग उस सीक्रेट जगह के बाहर खड़े होते हैं। उन्होंने सब जरूरी चीजें तैयार कर ली होती है और वो मोबाइल का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और मोबाइल बाहर आता है। उसकी मौजूदगी काफी डरावनी लग रही होती है। यांग तुरंत उसके पास आता है और उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और उसकी आंखों के बारे में भी सवाल करता है। अचानक मोबाइल के अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है और वो यांग को जोर से उड़ाकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। मोबाइल हंसता और कहता है कि वो सिर्फ अपनी नई पावर टेस्ट कर रहा था। अगला दिन टूर्नामेंट का होता है जहाँ सारे किंगडम्स के रूलर्स और लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ फैंग और उसका भाई बात करते हैं। चैन का अंकल कहता है कि लियो शायद कोई प्लान नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी कमजोर हालत में है, लेकिन फैंग उसे वार्न करता है कि फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो उसकी टेरिटरी में है। उसके बाद ड्रॉ होता है और डिसाइड होता है कि कौन किससे फाइट करेगा। जैसा लग रहा था फाइनल में मो चैन और मोबाइल का मैच फिक्स होता है। फिर अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि ये किंगडम्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और जो जीतेगा वो ऑफिशियली वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। इसके बाद मैचेस स्टार्ट होते हैं। टियांग होंग से फाइट करती है और उसे जल्दी ही हरा देती है। उसके बाद टैन और यांग का मैच होता है जहाँ टैन पूरी पावर के साथ लड़ता है क्योंकि वो यांग से बदला लेना चाहता था। उनके बीच बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होती है जहाँ टैन अपनी ट्रेनिंग की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसीलिए टैन अपना बदला लेने में कामयाब हो जाता है। वो यांग को बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद मूचैन का मैच एक एकेडमी के स्टूडेंट के साथ होने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मोबाइल अचानक एराना में उतर आता है और उस अपोनेंट को उड़ा देता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहा है। मोबाइल सीधा मूचैन को चैलेंज करता है और कहता है कि वो समय बर्बाद ना करे। सबको लगता है कि मोबाइल का बर्ताव बदल गया है। तब अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि अब फाइनल मैच स्टार्ट होगा जिससे वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड होगा। दोनों तुरंत एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि देखना मुश्किल हो जाता है। चैन अपना स्पिरिचुअल फॉर्मेशन यूज करता है जो उसे सिखाया गया था और उससे एक पावरफुल लायन समन होता है, लेकिन मोबाइल भी अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक स्ट्रॉन्ग फायर ईगल निकालता है। दोनों क्रिएचर्स एक दूसरे से टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक इंटेंस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। उनकी स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। फिर मोबाइल कहता है कि अब वो अपनी असली पावर दिखाएगा। वो डार्क एनर्जी रिलीज करता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो अपनी पावर को मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। इसी वक्त जिंग अपनी आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि मोबाइल ने डार्क लीडर की पावर यूज कर
कर लिया। मोबाइल फुल फोर्स के साथ चैन पर अटैक करता है। चैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर एक भारी हिट मार देता है। चैन गिर जाता है और मोबाइल हंसने लगता है जैसे वो फाइनली उसे नीचे गिरा पाया हो। सब लोग शॉक में होते हैं कि मोबाइल इतना पावरफुल कैसे हो गया। फैंग भी कहता है कि ये पावर नॉर्मल नहीं है और ये लियो क्लैन की पावर नहीं लग रही। लेकिन उसी वक्त चैन अपनी गोल्डन कैसल पावर एक्टिवेट करता है। इस बार वो अलग होती है जो कि उसने ट्रेनिंग के दौरान इम्प्रूव की होती है। वो हवा में उड़ जाता है जो सबको शॉक कर देता है। फिर चैन सीधा मोबाइल की तरफ एक रॉकेट की तरह अटैक करता है। मोबाइल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद मोबाइल जमीन पर गिरा हुआ होता है और चैन उस पर जीत हासिल कर लेता है। ग्रेट लॉर्ड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है लेकिन अगले ही पल मोबाइल फिर से खड़ा हो जाता है। वो काफी गुस्से में होता है और कहता है कि वो दोबारा नहीं हारेगा। वो पीछे से चैन पर अटैक करने जाता है। तभी ग्रेट लॉर्ड बीच में आकर अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं। चैन तुरंत उनके पास जाता है और उनकी हालत देखकर उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ग्रेट लॉर्ड उससे कहते हैं कि आखिर वो उसके काम आ ही गया और इसी के साथ वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ये देखकर चैन पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है और इसी पल उसका ऑरा चेंज हो जाता है। अचानक चैन मोबाइल के पीछे आ जाता है और बिना वक्त गवाए उसे एक पावरफुल पंच मारता है जो उसे तुरंत उड़ा देता है। इसके बाद वो हवा में उड़कर उस पर एक और क्रेजी अटैक करता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। फिर वो एक बहुत ही भयानक और डार्क पावर इकट्ठा करना शुरू करता है जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि अगर ये अटैक हुआ तो मोबाइल का शरीर ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तभी मास्टर मो जोर से चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि चैन अपना कंट्रोल ना खोए। चैन खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है और आखिरी पल में अपनी पावर को कंट्रोल कर दूसरी ओर फेंक देता है। इसके बाद फैंग चैन को संभालता है और डायरेक्टर से कहता है आगे बढ़े और विनर अनाउंस करें। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी लियो उसे रोक देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो डायरेक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने एक भी शब्द बोला तो वो उसका सर उड़ा देगा। फिर वो सभी रूलर्स और जजेस को वार्न करता है कि जो भी लियो क्लैन का साथ नहीं देगा उसे मार दिया जाएगा और उसकी किंगडम जबरदस्ती ले ली जाएगी। इसी दौरान हर तरफ से सोल्जर्स निकल आते हैं और फैंग और उसके साथियों को घेर लेते हैं। फैंग बताता है कि उसे पहले से ही शक था कि लियो धोखा देने वाला है, इसीलिए वो तैयारी करके आया था। अचानक एक स्पाई अपीयर होता है जो पोर्टल्स खोलता है और साउथलैंड के सोल्जर्स को वहां ले आता है। ये सब देखकर लियो और उसके लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इसके बाद फैंग और उसका भाई मिलकर लियो पर हमला करते हैं और उसे कई जख्म देते हैं। फैंग उसे कहता है कि उसने अपने हाथ को ठीक करने के लिए डार्क पावर का इस्तेमाल किया था और उससे हैरानी होती कि फैंग को सब कुछ पता है। फैंग फिर अपनी लाइनेज पावर एक्टिवेट करता है और लियो पर एक पावरफुल फ्लेम अटैक करता है। लेकिन इसी बीच जमीन के नीचे से एक डरावना क्रिएचर बाहर आता है जो पहला रूलर जिंग था और जिसने खुद को डार्क डेमन को समर्पित कर दिया था। उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फैंग उससे पूछता कि वो अब तक जिंदा कैसे है। इस पर जिंग हंसता और कहता है कि वो वापस आ चुका है। वो तुरंत स्टूडेंट्स को पकड़ने लगता है और उन्हें खाने लगता है। फैंग फिर सब रूलर्स को बताता है कि जिंग ने डार्क डेमन के सामने कुर्बानी दे दी है और अब वो सभी किंगडम्स पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए सबको मिलकर उसका सामना करना होगा जैसे उन्होंने 16 साल पहले डार्क डेमन को रोका था। सब लोग एकजुट हो जाते हैं और अपनी पूरी पावर के साथ उसका सामना करते हैं। तब जिंग उनकी तरफ देखकर कहता है कि उसके पास इन बेकार बातों के लिए कोई वक्त नहीं है और वो तुरंत डार्क पावर की एक बड़ी मात्रा मोबाइल के शरीर में डाल देता है। इसके बाद मोबाइल होश में आता है। जिंग उससे कहता है कि वो सबको मार दे जो उसके सामने आए जब तक उसका असली शरीर पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। मोबाइल अपनी तलवार निकालता और बहुत ही तेजी से मूव करता और तुरंत एक रूलर को मार देता है। इस पर फू होंग उस पर हमला करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और मोबाइल उसे जोर से जमीन पर दे मारता है। लॉन्ग फिर गुस्से में उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मोबाइल उस पर भी हमला कर देता है। तभी टियान बीच में आकर उसे बचाती है और सबको बताती कि मोबाइल अब जिंग के कंट्रोल में आ चुका है। ये सुनकर सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मोबाइल उन्हें ही मार रहा है। दूसरी तरफ मोबाइल खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और बहुत ही दर्द में होता है। इसी दौरान जिंग स्टूडेंट्स को खाना जारी रखता है। लियो मोबाइल के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी बात सुने और अपने आप को कंट्रोल करें, लेकिन मोबाइल उसे दूर कर देता है और बार बार कहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो मू चैन से भी ज्यादा पावरफुल है। लियो फिर अपने पिता से विनती करता है कि वो मोबाइल को छोड़ दे लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। मोबाइल दर्द से चिल्लाता है और अपने पिता को पुकारता है कि वो उसकी मदद करे। इस पर जिंग उसे कहता है कि वो अपने कमजोर पिता को ना पुकारे बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और मू चैन से बदला ले। लेकिन मोबाइल मना कर देता और कहता है कि वो उससे हार चुका है और उसे उसकी श्रापित पावर नहीं चाहिए। इसी वक्त मू चैन कमांडर जो को कहता है कि वो मोबाइल को पकड़े और वो अपनी रिंग की पावर एक्टिवेट करता है जिससे मोबाइल के शरीर में चल रही डार्क पावर्स धीरे धीरे रुकने लगती हैं। मू चैन फिर लियो से कहता है कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उससे पहले डार्क पावर के सोर्स को खत्म करना होगा। इस पर जिंग हंसता और कहता है कि क्या वो लोग उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद वो तुरंत चैन पर अटैक करता है लेकिन लियो उसके हमले को रोक देता है। जिंग लियो को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। इस पर लियो कहता है कि वो अपने
अपने बेटे को बचा रहा है क्योंकि उसका पिता अपने आप को डार्क पावर्स के हवाले कर चुका है। जिंग इस पर कहता है कि ठीक है और फिर वो इसके बाद अपने ही बेटे को खा जाता है। इसके बाद उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो धीरे धीरे एक पूरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तुरंत स्टूडेंट्स पर टूट पड़ता है और उन्हें भागने से रोक देता है। फैंग और उसका भाई मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी सारी ताकत से उस पर कई वार करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चैन दूर खड़ा सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सबकी मौत निश्चित है। इसीलिए वो जियो के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और पूछता है कि क्या वो दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जियो हल्का सा हंसकर कहती है कि वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसे डेमन पावर मिल गई है। चैन उसे जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने पिता को बचाना है। इस पर जियो उसे वार्न करती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पावर्स को कंबाइन करके फाइट नहीं किया है और अगर अभी ऐसा किया तो चैन मर भी सकता है और उसके साथ वो भी खत्म हो जाएगी। चैन फिर कहता है ठीक है, वो अपने पिता को अकेले ही बचाने जाएगा। इसी दौरान जिंग फैंग पर लगातार हमले करता है और उसे कॉर्नर कर देता है। वो उस पर आखिरी बार करने ही वाला होता है कि तभी अचानक मूचैन वहाँ आ जाता है। जियो बताती कि ऐसा नहीं है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, पर वो उसे ऐसे मरते नहीं देख सकती। चैन तुरंत अपनी एक बहुत ही पावरफुल सील से अटैक करता है जो सीधा जिंग को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि चैन की पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिंग और फैंग उसकी इस भयानक ताकत को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन जिंग तुरंत संभल कर चैन को पकड़ लेता है। चैन उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता, इसीलिए वो तुरंत स्पिरिचुअल हैंड साइन बनाकर डेमन लोटस फॉर्मेशन बनाता है जिससे एक बहुत ही विशाल लोटस उनके ऊपर अपीयर होता है। चैन तुरंत उसके हाथ से निकलकर तुरंत एक और फॉर्मेशन के लिए फोकस करने लगता है। जिंग को लोटस काफी बुरा नुकसान पहुंचाता है। जियो उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो पागल हो गया क्योंकि अभी उसने थर्ड लेवल फॉर्मेशन यूज किया और दूसरी बार कोशिश की तो उसका शरीर टूट जाएगा, साथ में उसे भी लेके मरेगा। वो अपनी गोल्डन कैसल पावर का सबसे हाई लेवल और डेडली लेवल यूज करता है और जिंग पर एक बहुत ही जबरदस्त और डेंजरस अटैक करता है। जिंग गुस्से में आकर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी इतने छोटे आदमी के हाथ से मरे क्योंकि उसे खुद लीडर ने चुना है। इसके बाद चैन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और बहुत ही थक जाता है, लेकिन उसी वक्त फैंग बीच में आ जाता है और जिंग को रोकने की कोशिश करता है। वो चैन को कहता है कि जल्दी ही वहाँ से हट जाए। चैन कहता है नहीं, वो अपनी माँ और परिवार को साथ देखना चाहता है, लेकिन अगले ही पल जिंग का अटैक सीधा फैंग को लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। सब कुछ चैन की आंखों के सामने होता है। ये देखकर चैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जोर से चीखता है। इसी दौरान उसके अंदर की वही हिडन पावर फिर से रिएक्ट करने लगती है और अचानक वो जिंग के शरीर और उसकी डार्क पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर जिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है और वो मानने को तैयार नहीं होता कि वो हार सकता है। कुछ ही पलों में चैन उसकी पूरी डार्क पावर को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद जिंग अपनी असली कमजोर हालत में वापस आ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। लेकिन इसी पल एक नई मुसीबत आ जाती है। डार्क डेमन की आग अपीयर होती है और आसमान से स्पिरिचुअल मीटेरॉइड्स गिरने लगते हैं जो पूरे किंगडम को तबाह करने लगते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि अब सब खत्म होने वाला है। तभी चैन के पास उसकी माँ की आवाज आती है आसमान से। वो बताती कि 16 साल पहले जब चैन पैदा हुआ था उसी दिन डार्क डेमन को सील किया गया था, लेकिन उसकी कुछ पावर बचकर चैन के अंदर चली गई थी। वो बताती कि उस पावर को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी जान देकर एक ब्लैक सील चैन के अंदर लगाई थी। समय के साथ वो पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ तक कि खुद डार्क डेमन से भी ज्यादा। वो कहती कि चैन ही सिर्फ उस पावर को काबू कर सकता है। चैन ऐसा ही करता है और कुछ ही पलों में वो सारी डार्क पावर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस दौरान सारे लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। चैन सारी डार्क पावर को अपने अंदर सील कर देता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसके फादर भी बिल्कुल ठीक होते हैं। चैन को अपनी माँ से मिलना एक सपने जैसा लगता है जो कि वो अपने फादर को बताता है। वो दोनों उसे याद करते हुए आसमान में देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हैप्पी एंडिंग हो गई हो, लेकिन असल में सिर्फ हमें पता चलता है कि अभी सिर्फ एक आई अपीयर हुई थी 9 आईज में, अभी 8 तो बाकी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसे बनाने में जितने एफर्ट्स हो सकते थे अपनी तरफ से डाल दिए हैं। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में बताना कि एनीमे आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एनीमे ऐसा है जिसे शायद अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम 70 कमेंट्स का एम रखते हैं। जब भी इसका नेक्स्ट सीजन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट किए बिना तो जाना ही मत। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं जल्दी ऐसे अमेजिंग एनिमेस को रिकैप कर सकूं। बाय बाय।